हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं जीआईटी। तो ये लेक्चर हम जो है यूएसएमएल स्टेप 1 फर्स्ट एड वाली जो बुक है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है टंग डेवलपमेंट। तो उसमें हम देखते हैं हम कौन सी चीज़ कवर करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे हम खुद से बना लेते हैं। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास टंग है, तो इसका जो है हम दो पोर्शन में इसको डिवाइड कर रहे हैं। जो इंटीरियर है उसको 2/3 हम बोल रहे हैं जो पोर्शन है, और पीछे वाला जो है 1/3 पोर्शन है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रिंजल आर्चिस, जो हमारे पास टोटली 3 है। जो पहली वाली हमारे पास फ्रिंजल आर्च है, या फर्स्ट जो फ्रिंजल आर्च है उससे जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है वो इंटीरियर 2/3 पोर्शन जो है उसकी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ है फ्रिंजल आर्च, उससे जो हमारे पास बैक साइड का जो 1/3 पोर्शन बच जाता है उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। बाकी कौन सी नर्व से क्या कुछ हम करते हैं, सेंसेशन किस तरह, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं हम वही सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि फर्स्ट फेरिंजियल जो आर्च है उससे हमारे पास अंटीरियर 2/3 ऑफ जो टंग है वो बनता है। ये अंटीरियर पोर्शन है इसका, आप देखें 2/3 हिस्सा ये अगर है तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है फ्रिंजल आर्च बनाती है। इसके अलावा अगर हम सेंसेशन की बात करें तो कौन सी सप्लाई है, तो वो है CNV3 नर्व सप्लाई करती है। इसके अलावा जो हमारे पास टेस्ट है वो सप्लाई करती है वो क्रेनियल नर्व 7। इसके अलावा जो थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल आर्चीज हैं वो बनाती हैं हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 का जो पोर्शन बच गया वो वाला कौन बनाता है, थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्चीज जो हमारे पास वो बनाती हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम सेंसेशंस की बात करें तो सेंसेशंस एंड टेस्ट मैनली व्या क्रेनियल नर्व 9 है। तो हमारे पास जो टेस्ट की सेंस जो है, और जो हमारे पास टेस्ट की सेंसेशन है या बाकी कोई जनरल सेंसेशन है तो क्रेनियल नर्व 9 जो है हमारे पास उससे है। इसके अलावा अगर बिल्कुल आप एंड वाली साइड पे, एक्सट्रीम पोस्टीरियर साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्रेनियल नर्व जो है 10 की सप्लाई है। इसके अलावा अगर हम मसल्स इनर्वेशन की बात करें, मोटर फंक्शन की बात करें, तो वह हमारे पास इज़ थ्रू क्रेनियल नर्व 12 टू हाइपोग्लोसस, जो हमारे पास मसल है उसको सप्लाई करिए क्रेनियल नर्व 12। अब इसका काम क्या है तो वो MCQs में पूछ सकते हैं। तो हमारे पास रिट्रैक्शन कर रहा है और डिप्रेस कर रहा है टंग को, ठीक है। हम टंग को कहते हैं कि वो एक मसल है, तो किस तरह उसकी मूवमेंट कौन कौन सी नर्व्स के थ्रू जो है हमारे पास रेगुलेट होती है, तो वो सारा कुछ दिया हुआ है। दूसरा मसल है हमारे पास जीनियोग्लोसस, इसका काम है हमारे पास टंग को प्रोट्रूड करना, बाहर की तरफ निकालना, ठीक है। तो प्रोट्रूजन है हमारे पास जीनियोग्लोसिस से। तो निमोनिक हमारे पास दिया हुआ है कि द जीनी कम्स आउट ऑफ द लैम्प इन स्टाइल। इसके अलावा जो हमारे पास है वो स्टाइलोग्लोसस मसल है। इसका काम क्या है, वो करता है टंग को ड्रा करता है अपवर्ड टू क्रिएट अ टफ फॉर स्वेलविंग। फॉर एग्जांपल ऊपर वाली साइड पे जिस तरह अगर आप ये टंग है तो इसको आपने इस तरह ऊपर की तरफ जो है करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मसला है, तो स्टाइलोग्लोसिस मसल जो हमारे पास वो इस तरह का काम करता है। इसके अलावा मोटर इनर्वेशन है हमारे पास क्रेनियल नर्व 10 टू प्लेटो ग्लोसस, जो है हमारे पास मसल को कौन सप्लाई करता है, तो वो क्रेनियल नर्व 10 है। अब इसका काम क्या है, ये हमारे पास एलिवेट करती है पोस्टीरियर टंग ड्यूरिंग सॉल्विंग। तो इसमें हमारे पास जो आपको MCQs पूछ सकता है कि कौन सी नर्व सप्लाई किस मसल को और उस मसल का काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इन्होंने दिया हुआ टेस्ट की सेंसेशन हमारे पास आती है क्रेनियल नर्व 7, 9, 10 से। पेन सेंसेशन जो है CNV3 9 और 10। इसके अलावा मोटर सेंसेशन है वो क्रेनियल नर्व 10 और 12 के थ्रू है, ठीक है। तो ये था हमारे पास टंग डेवलपमेंट का। तो इम्पोर्टेंट इतना कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको मसल के नाम याद होने चाहिए और इनर्वेशन कौन सी नर्व सप्लाई है, तो उसमें से कोई एक आधा का MCQs FCPS में आ सकता है। अब जो हमारे पास गट, जो नॉर्मल गट की एम्ब्रियोलॉजी है उसमें आप देखेंगे तो हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई हैं जो गट की डेवलपमेंट है। तो वो होती है फोर गट, मिड गट और हाइंड गट के थ्रू, ठीक है। तो अब फोर गट हमारे पास कौन सा पोर्शन है, तो हमारे पास ओसोफेगस से दिया हुआ है एम्प्यूला ऑफ वेटर तक, ठीक है। अब एम्प्यूला ऑफ वेटर कौन सी जगह है, तो हमारे पास ये फ़र्ज़ किया GIT में ड्यूडनम है। तो ड्यूडनम के अंदर जब हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो फ़र्ज़ किया जिस जगह पे आके खुलती है तो उसे हम बोल रहे हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है।
तो फोरगट हमारे पास क्या हो गया, एसोफेगस से लेकर एम्प्यूला वेटर तक का पोर्शन जो है सारा वो है फोरगट का। इसके अलावा हमारे पास मिड गट की हम बात करें तो यहाँ से एम्प्यूला वेटर से लेकर जो हमारे पास प्रोक्सिमल 2/3 है ऑफ कोलोन का पोर्शन जो है, तो वो हमारे पास आ जाता है मिड गट में। इसके अलावा जो बकाया 1/3 पोर्शन था डिस्टल से लेकर पेक्टिनेट लाइन तक जो पोर्शन था, एनल केनाल अबव पेक्टिनेट लाइन तक का जो पोर्शन है वो हमारे पास हाइंड गट में आता है। ठीक है, अब हमने इसको 3 में डिवाइड किया हुआ है, तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास फिजियोलॉजिकल हर्निएशन, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो फोरगट कहता है हमारे पास पोर्शन है जो कि एसोफेगस से लेकर ड्यूडनम तक है एट लेवल ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जहाँ पे इंसर्ट होती हैं, जिसे एम्प्यूला वेटर बोलते हैं। ठीक है, कहता है 4 से 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट के दौरान जो हमारे पास स्टमक रोटेट करता है। अब रोटेशन कितनी होती है, 90 डिग्री होती है क्लॉकवाइज फॉर्म में। क्लॉकवाइज किस तरह, इस तरह का अगर रोटेशन है तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और अगर इस तरह आती है हमारे पास तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है लेफ्ट वेगस बिकम्स एंटीरियरली पोजीशन एंड राइट वेगस बिकम पोस्टीरियरली पोजीशन। अब अगर कहता है आपसे कि राइट वेगस नर्व जो हमारे पास किस साइड पे पोजीशन हुई होती है, तो राइट वेगस है हमारे पास पोस्टीरियरली पोजीशन हुई हुई है, और लेफ्ट वेगस नर्व जो होगी हमारे पास वो एंटीरियर पोजीशन हुई होगी। किस वीक में, 4 to 6 वीक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मिड गट की हम बात कर रहे हैं, जो पोर्शन था हमारे पास एम्प्यूला वेटर से लेकर ट्रांसवर्स कोलोन का जो एंटीरियर 2/3 पोर्शन था या प्रॉक्सिमल 2/3 पोर्शन जो था उसको हम मिड गट बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास 6th वीक ऑफ जब डेवलपमेंट होता है हमारे पास, जब फीटस डेवलप कर रहा होता है, तो छठे हफ्ते में आपको फिजियोलॉजिकल हर्निएशन देखने को मिलती है। फिजियोलॉजिकल हर्निएशन में क्या होता है, हमारे पास मिड गट का जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, वो हमारे पास एम्ब्लाइकस रिंग से बाहर निकलता है छठे वीक में, और 10वें वीक में हमारे पास वापस आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6th वीक में हमारे पास फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है मिड गट की, किसके थ्रू, अम्बलाइकल रिंग के थ्रू। ठीक है, अम्बलाइकल रिंग से नॉर्मली 6th वीक में क्या होती है, मिड गट की फिजियोलॉजिकल हर्निएशन। तो 10th वीक में हमारे पास क्या करता है, ये जो हर्निएशन थी हमारे पास ये वापस आएगी एब्डोमिनल कैविटी में रोटेट करती हुई अराउंड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। किसके अराउंड रोटेट करेगी, तो SMA के थ्रू रोटेट करेगी। कितनी डिग्री रोटेशन होगी, तो वो 270 डिग्री है, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री कह रहा है बिफोर 10th वीक, और रिमेनिंग 180 डिग्री है वो इन 10th वीक व्हेन कॉन्ट्रैक्ट एब्डोमिनल कैविटी है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रोटेशन किसके इर्द गिर्द होती है, तो हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के थ्रू होती है, और 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास यहाँ पे रोटेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा हाइंड गार्ड का पोर्शन है हमारे पास डिस्टल 1/3 जो बच गया था कोलोन का, वहाँ से लेके एनल केनाल तक, किस जगह पे, तो अबव पेक्टिनेट लाइन हमारे पास है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम दी हुई है उसको आप देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास ब्लड सप्लाईज दी हुई हैं कि अगर फोरगट है तो उसको किस चीज़ ने सप्लाई किया हुआ है, तो ये आप देखें हमारे पास सीलियक ट्रंक जो है उसने सप्लाई किया हुआ है फोरगट को। इसके अलावा मिड गट जो है उसको सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और हाइंड गट जो है उसको इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया आप यहाँ से इसका कनेक्शन काट देंगे, सीलियर ट्रंक को या आप बंद कर देंगे, तो किस चीज़ का हमारे पास स्कीमा या नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा, तो फोरगट का सुपीरियर को अगर ख़त्म करेंगे तो मिड गट का, मेसेंटेरिक आर्टरी का को अगर करेंगे तो किसका होगा, हाइंड गट का। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना, हम आगे चलेंगे तो मज़ीद डिटेल में सारा कुछ देखते रहेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स। तो जब बच्चा हमारे पास डेवलप हो रहा होता है तो वीक के साथ साथ जो हमने अभी ऊपर बात की थी कि नॉर्मली हमारे पास फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है, तो अगर फ़र्ज़ किया उसमें किसी किस्म का डिफेक्ट आता है बच्चे की डेवलपमेंट में, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिफेक्ट्स हैं वो है वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स। तो वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स ड्यू टू फेलियर ऑफ रोस्ट्रल फोल्ड क्लोजर। अगर तो रोस्ट्रल फोल्ड क्लोजर में किसी किस्म का भी हमारे पास डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो उसे हम बोल रहे हैं वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स। इसमें एग्जांपल के तौर पे कहता है कि एक्सटर्नल डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, किस कंडीशन में, एक्टोपिया कॉर्डिस, उसे हम बोल रहे हैं। इसके अलावा लैटरल फोल्ड क्लोजर है, एग्जांपल के तौर पे ओम्फेलोसील गैस्ट्रोसिस है,
और कार्डा फोल्ड क्लोजर अगर आपको देखने को मिलता है तो उसमें क्या है, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी। खैर इसमें से जो तीन है इनमें से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है लेटरल फोल्ड क्लोजर। तो हमारे पास उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है जो हमारे पास ओम्फेलोसील है और दूसरा है गैस्ट्रोसिस। अब जाहिर बात है बच्चा जब आपके पास आएगा उसकी इंटेस्टाइन अब्डोमेन से बाहर निकली होंगी, ठीक है, तो आप उस दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे कि आया या गैस्ट्रोसिस है या आया ओम्फेलोसील है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने देखना है। सबसे पहले गैस्ट्रोसिस, नाम से ही जी जाहिर है, ठीक है, गैस्ट्रो। अब इसमें कहता है कि पैराम्बलाइकल हर्निएशन ऑफ अब्डोमिनल कंटेंट थ्रू अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो हर्निएशन होगी वो अम्बलाइकस के आसपास होगी, अम्बलाइकस के अंदर से नहीं होगी, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, पैराम्बलाइकल रीजन होगा, हर्निएशन होगी अब्डोमिनल कंटेंट थ्रू अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। अच्छा, अब ये वाला जो डिफेक्ट है इसके अंदर हमारे पास जो है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं वो कवर नहीं हुई होंगी बाय मींस ऑफ पेरिटोनियम, जो कि एब्डोमिनल लेयर है, या तो एमनियन, ठीक है। इसके अलावा राइट साइडेड पैराम्बलाइकल, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है हमारे यहाँ पे। तो इसके अलावा इसकी एसोसिएशन में हमारे पास किसी किस्म की भी कोई एसोसिएशन नहीं है किसी क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ, और इसका प्रोग्नोसिस भी क्या आपका देख लेंगे। इसके अलावा हम फेलोसील की हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास हर्निएशन है एब्डोमिनल कंटेंट की, तो वो किसके थ्रू है, अम्बलाइकस के अंदर से है, ठीक है। यहाँ पे हमने गैस्ट्रोसिस में देखा था तो इसमें हमारे पास क्या था, इर्द गिर्द था अम्बलाइकस रिंग जो था उसके, और ओम्फेलोसील में अम्बलाइकल्स के अंदर से ये निकलेगी चीज़, ठीक है। और ये हमारे पास कवर्ड हुई होगी पेरिटोनियम एंड एमनियन के साथ। और इसके अलावा इसकी एसोसिएशन हमारे पास किस डिजीज़ के साथ है, तो हमारे पास ट्राइसोमीज 13 और 18 के साथ है, बैकविथ विंडमन सिंड्रोम और अदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी सच एज कार्डियक जीयू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो इसकी जो हमारे पास एसोसिएशन है वो कंजेनिटल एनोमलीज कौन कौन सी हैं, ट्राइसोमी 13 और 18 के साथ है। तो एमसीक्यूज में ये वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स में इंपॉर्टेंट थे हमारे पास लेटरल फोल्ड क्लोजर में ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोसिस। एक जो है हमारे पास उसमें आपको हर्निएशन देखने को मिलेगी पैराम्बलाइकल, और दूसरे में हमारे पास आपको देखने में मिलेगी अम्बलाइकस के अंदर से। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पैथोलॉजी है हमारे पास वो है कंजेनिटल अम्बलाइकल हर्निया। तो जैसे हमने पहले ऊपर बात की थी कि नॉर्मली हमारे पास मिड कट जो है वो वीक 6 में हमारे पास निकलती है बाहर, ठीक है, और वीक 10 में हमारे पास क्या होती है, वापस आती है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास गट जो कि 6th वीक में बाहर निकली है लेकिन अब वो वापस नहीं आ रही, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, कंजेनिटल अम्बलाइकल हर्निया। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि डिले ऑफ अम्बलाइकल रिंग टू क्लोज स्पॉन्टेनियसली फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ मिड कट या पेटेंट अम्बलाइकल ओरिफिस कवर्ड बाय स्किन प्रोट्रूड विद इंक्रीज एंड। अच्छा, अब वही चीज़ है कि हमारे पास अम्बलाइकल रिंग जो नॉर्मली हमारे पास छठे हफ्ते में मिड गट बाहर निकलती थी, 10वें हफ्ते में वो वापस आ जाती थी। जो हमारे पास अम्बलाइकल रिंग था वो क्या करता था, जब ये वापस आ जाती थी तो क्लोज़ हो जाता था। अगर फ़र्ज़ किया किसी वजह से ये रिंग क्लोज़ नहीं होता, तो अब उसका हमें नुकसान क्या होगा कि जब भी आप कोई पेट के ऊपर प्रेशर डालेंगे, आया आपने खांसी किया या किसी भी वजह से कोई वेट वगैरह उठाया जिसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स जो है हमारे पास स्ट्रेच हुए हैं, ठीक है, एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ा है, तो उसकी वजह से क्या होगी, गट हमारे पास बाहर निकल आएगी अम्बलाइकस के थ्रू। उसे हम बोल रहे हैं कंजेनिटल अम्बलाइकल हर्निया, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ये वाला हर्निया होगा ये हमारे पास स्किन के साथ कवर हुआ होगा, ठीक है। और इन प्रोट्रूड बाहर किस तरह निकलेगा, जब एब्डोमिनल प्रेशर आप इंक्रीज़ करेंगे। एग्जांपल बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों में एब्डोमिनल प्रेशर कब इंक्रीज़ होगा, जब वो रोते हैं, ठीक है। और इसकी एसोसिएशन है हमारे पास कंजेनिटल डिसऑर्डर हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में। और इसके अलावा जो स्मॉल डिफेक्ट्स होते हैं वो खुद ब खुद क्लोज हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े डिफेक्ट्स होते हैं उनको फिर आपने खुद क्लोज करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रेकियोएसोफेजियल एनोमलीज। अब ट्रेकियोएसोफेजियल एनोमलीज नाम से ही जाहिर है कि इसमें हमारे पास ट्रेकिया और एसोफेगस की एबनॉर्मेलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, तो हम देखते हैं, ठीक है।
तो कहता है कि एसोफेजियल एट्रीजिया विद डिस्टल ट्रैकियोस्फेरिस्टुला मोस्ट कॉमन। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास फिस्टूला क्या होता है। तो अब नॉर्मल कम्युनिकेशन अगर दो चीज़ों के बीच में बन जाए तो उसे हम बोलते हैं फिस्टूला, ठीक है। और एट्रीजिया की बात करते हैं तो एट्रीजिया का मतलब होता है कि या तो जो ल्यूमन का स्पेस है हमारे पास वो कम हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ल्यूमन का डायामीटर था हमारे पास ये छोटा हो गया, तो या नैरो हो गया, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एट्रीजिया। एट्रीजिया में हमारे पास या तो आपको नैरोइंग भी नज़र आएगी या तो कंप्लीट क्लोजर देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों चीज़ों को आप क्या कहेंगे, एट्रीजिया ही कहते हैं। तो एसोफेगस की अगर एट्रीजिया की हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल एसोफेगस यहाँ पे दिया हुआ है और इस चीज़ को आप बोल रहे हैं एट्रीजिया, ठीक है। या आप देखेंगे डिस्टल ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टूला। अब एसोफेजियल फिस्टूला का मतलब क्या है कि ट्रेकिया और एसोफेगस के बीच में हमारे पास एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन गया। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे आप यहाँ पे हमारे पास ट्रेकिया दिया हुआ है और ये एसोफेगस दिया हुआ है और इनके बीच में हमारे पास ये यहाँ पे जो चीज़ बनी है इसे हम बोल रहे हैं ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टूला। अब फॉर एग्जांपल जब आप ऊपर से कुछ भी खाएंगे, ठीक है, तो आप एसोफेगस के थ्रू इनहेल करेंगे तो अगर ये यहाँ से बंद है तो वो सारा कुछ इस पे आके क्या करेगा, प्रेशर डालता रहेगा। और जब बहुत ज़्यादा ये मतलब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास ट्रेकिया है उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देगा। बाकी जब आप एनजी ट्यूब पास करेंगे तो वो आप पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जाहिर बात है आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो पास करेंगे वो आप एसोफेगस के थ्रू ही हमारे पास नीचे आएगी। इसके अलावा जो हमारे पास कम्युनिकेशन है क्या होगा कि नीचे से हमारे पास ट्रेकिया और एसोफेगस के बीच में कम्युनिकेशन बना हुआ है। जब आपने सांस ली फॉर एग्जांपल या एयर इनहेल किया तो उसकी वजह से एयर एक तो लंग्स में जाएगी और दूसरे नंबर पे हमारे पास स्टमक में आएगी। तो जब आप एक्सरे कराएंगे तो उसके अंदर आपको क्या करते हैं, स्टमक के अंदर एयर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही सारा कुछ इधर ऊपर हमारे पास दिया हुआ है कि ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला इज द मोस्ट कॉमन एंड ऑफन प्रेजेंट एज पॉलीहाइड्रो। अच्छा, अब अगर बच्चों में अगर हम इस चीज़ को बात करें तो अगर फ़र्ज़ किया कोई बच्चा इनहेल नहीं कर पा रहा जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, जिसके अंदर यूजली हमारा यूरिन होता है, तो अगर वो चीज़ इनहेल नहीं कर अगर वो अपने क्या कहते हैं यूरिन को इनहेल नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो अमनियोटिक फ्लूइड है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी और उसे हम बोल रहे हैं पॉलीहाइड्रोमनियाज, ठीक है। इन यूट्रो है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ फिटस टू स्वालो अमनियोटिक फ्लूइड, इनहेल नहीं स्वालो, ठीक है। तो हम अगर फ़र्ज़ किया किसी वजह से बच्चा स्वालो नहीं कर पा रहा अमनियोटिक फ्लूइड को तो उसकी वजह से क्या होगा, अमनियोटिक फ्लूइड की कंसनट्रेशन जो है बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोज। इसके अलावा जब आप फ़र्ज़ किया बच्चा है उसको आपने माँ ने फ़र्ज़ किया दूध पिलाया पहली बार, अब वो क्या करेगा, ज़ाहिर बात है दूध जब उसके एसोफेगस में ही नहीं जा रहा ट्रैकिया में जा रहा है तो सबसे पहले वो ड्रूल करेगा, फिर उसको चौक होगी और फिर वो वॉमिट करेगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास जब आपने फ़र्ज़ किया पहले नंबर पे बच्चे ने दूध पिया है तो क्या करेगा, तो वो वाला जो दूध था वो उसकी हमारे पास जा रहा है ट्रेकिया के अंदर। अब ट्रेकिया में जो ही दूध जाएगा ज़ाहिर बात है उसको कफ करने के लिए इम्पल्स होगा ताकि वो बाहर निकाले उस चीज़ को, तो उसका सांस रुकेगा और एट द एंड क्या करेगा, वो उस चीज़ को बाहर निकालेगा वॉमिट करके, ठीक है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि बच्चों में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ड्रूल, चौक और वॉमिट, ये तीनों चीज़ें आप देखें। इसके अलावा ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुलाज अलाउ एयर टू इंटर इनटू स्टमक। अब वही चीज़ है कि ज़ाहिर बात है अब यहाँ से कम्युनिकेशन हमारे पास ट्रेकिया और एसोफेगस का आपके पास बना हुआ है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो आप एयर बाहर से इनहेल कर रहे हैं तो हमारे पास स्टमक में जाएगी और जब आप एक्सरे कराएंगे तो आपको स्टमक में एयर बबल देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मली भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो कुछ अब नॉर्मेलिटी है वो हम आगे चलेंगे फिर बात करेंगे। तो कहता है साइनोसिस इज सेकेंडरी टू लैरिंगोस्पाज्म टू अवॉइड रिफ्लक्स रिलेटेड एस्पिरेशन। अब ज़ाहिरी बात है अब अगर आप ट्रेकिया के अंदर एक चीज़ डाल देंगे तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा कि उस जगह से उसको निकाले और बाहर की तरफ फेंके, ठीक है, ताकि हमारे पास एस्पिरेशन का ख़तरा ना हो। इसके अलावा कहता है क्लिनिकल टेस्ट में आप किस तरह पता कर सकते हैं, तो आप एनजी ट्यूब जब भी पास करेंगे
स्टमक में, तो वो पास नहीं होगी बल्कि हमारे पास जाएगी ट्रेकिया के अंदर चली जाएगी। इसके अलावा एसोसिएटेड विद वेटर या वेक्ट्रियल डिफेक्ट्स, तो एसोसिएशन हमारे पास इनकी है, ये क्या है, बड़ी लंबी स्टोरी है, खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको रहने दें। इसके अलावा एच टाइप जो फिस्टूला है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि लेटर एच की तरह आपको देखने को मिल रहा है इनप्योर ये चेस्ट एक्सरे शोज गैस लेस एब्डोमेन। अब एच टाइप फिस्टूला में आपको क्या देखने को मिलेगा, गैस लेस एब्डोमेन देखने को मिलेगा। नीचे चलते हैं, पिक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल चीज़ देख लें, हमारे पास ये ट्रैकिया, ये हमारे पास ओसोफेगस दिया हुआ है। अगर आप इसका एक्सरे करवाएंगे तो आपको ऊपर वाली साइड पे गैस्ट्रिक बबल देखने को मिलता है नॉर्मली। अब प्योर एसोफेजियल ये इसमें हमारे पास एट्रिया या स्टिनोसिस आपको देखने को मिल रहा है। तो यही टर्म है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ल्यूमन जो है वो नैरो हो गया। तो अब इस तरह का जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा तो उसमें आपको क्या गैसलेस स्टमक देखने को मिलेगा। जिस तरह हमने पहले ऊपर देखा था कि हमारे पास यहाँ पे गैस्ट्रिक बबल था, तो इसमें हमारे पास ये गैस्ट्रिक बबल ख़त्म हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास एच टाइप है जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे वो ये वाला है, एग्जांपल के तौर पे तकरीबन ऐसे कुछ एच की टाइप शेप में बनता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो गैस्ट्रिक बबल होगा वो बहुत प्रोमिनेंट होगा, ठीक है, बनस्पत नॉर्मल बंदों के। तो ये गैस देखें और यहाँ पे एयर देखें कितनी ज़्यादा है हमारे पास। इसके अलावा ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला जो है, एसोफिजियल एट्रेजिया विद डिस्टल ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला जो मोस्ट कॉमन टाइप है, उसमें आपको देखने को मिलेगा प्रोमिनेंट गैस्ट्रिक बबल, ठीक है। तो अब नीचे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास। अच्छा, अब नई जो हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट है वो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है हमारे पास, तो जैसा कि आप सबको पता है हमारे पास स्टमक में दो तरह के की जगह, एक जो हमारे पास ये ऊपर है और एक ये नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ किया किसी वजह से हमारे पास ये ऊपर वाला पोर्शन बंद हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा कि हमारे पास फूड ऊपर से एसोफेगस से आता रहेगा और यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा, और करते करते एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या है, आपको देखने को डायलेटेशन मिलेगी एसोफेगस में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जो हम बात करते हैं तो अक्लेशिया है, ठीक है। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ किया किसी वजह से यहाँ की को बंद कर देते हैं तो क्या होगा, फूड ऊपर से तो आता रहेगा, स्टमक में एक्यूमुलेट होता रहेगा लेकिन मज़ीद आगे नहीं जाएगा। तो उसकी वजह से क्या आपको प्रेजेंट किस तरह करेगा पेशेंट, तो वही सारा कुछ जो है वो हमारे पास बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास है कि एक चीज़ होती है बिलियस वॉमिटिंग और एक चीज़ है नॉन बिलियस वॉमिटिंग। अब फ़र्ज़ किया हमारे पास जो एम्प्यूला वेटर जो हमने बोला था, अगर कोई चीज़ हमारे पास एम्प्यूला वेटर से पहले ही जाके ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ज़ाहिरी बात है पेनक्रियाटिक एंजाइम या बाइल जूस वगैरह नहीं आएंगे, तो उस वजह से जो हमारे पास वॉमिटिंग होगी वो नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी, ठीक है। इसके बावजूद अगर कोई ऐसी जगह है जिसमें हमारे पास एम्प्यूला वेटर से आगे का कोई पोर्शन इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसमें जब हमारे पास वॉमिटिंग होगी तो उसको हम बोलेंगे बिलियस वॉमिटिंग है, जिसके अंदर हमारे पास आपको बाइल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें ये हैं। तो अब फ़र्ज़ की एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास हमने लिया हुआ है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब किसी भी वजह से हमारे पास जो यहाँ के मसल का साइज़ है या हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया जिस तरह हम बात करेंगे कि उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे थिकनेस होगी। अब थिकनेस का हमारे पास नुकसान क्या होगा कि ऊपर से जो भी चीज़ आएगी स्टमक में एक्मुलेट करती जाएगी और हमारे पास नीचे नहीं जा सकेगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे स्टमक में फंसा हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि मोस्ट कॉमन काज है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट्स। अब बच्चों में मोस्ट कॉमन काज है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की कौन सी बीमारी है, तो वह हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आपको क्या देखने को मिलेगा, पाल्पेबल ऑलिव शेप्ड मैस ड्यू टू। अब ये किस वजह से आपको एक मैस की तरह नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास इस एरिया की आपको हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया देखने को मिला है ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल इन एपिगैस्ट्रिक रीजन विद। अच्छा, अब ये नहीं है कि आप एब्डोमेन को हाथ लगाएंगे आपको कोई भी मास मिल गया तो हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन है और विजिबल पेरिस्टाल्सिक वेव है नॉन। अब इसमें दूसरी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो नॉन बिलियस वॉमिटिंग है। क्यों?
क्योंकि ये हमारे पास जो हिस्सा है ये एम्प्यूला वेटर से पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ किया यहाँ से हमारे पास बाइल आगे भी आ जाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से ये चीज़ बंद है पहले से ही, ठीक है, तो वो पीछे तो नहीं जा सकता। तो यहाँ से ऊपर जो जो चीज़ें अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो नॉन बिलियस फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो नॉन बिलियस वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, मतलब एकदम से खुद ब खुद सारा कुछ बाहर निकल आएगा। एट 2 to 6 weeks old, more common in first born males और associated exposure to मार्केट। अब ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, फ़र्ज़ किया कोई फीमेल प्रेग्नेंट थी, अब आप वो के पास आई है तो आपने उसको बहुत ज़्यादा मैक्रोलाइड्स जो हैं जिथ्रो क्लैरिथ्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन दिए हैं इस्तेमाल करने के लिए, या आपने नहीं दिया, वो खुद से इस्तेमाल करती रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो चीज़ देखने को मिल सकती है मैक्रोलाइड्स की वजह से, तो वो है हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। तो एमसीक्यूज इस तरह वो घुमा फिरा के आपको दे सकते हैं। अब इसमें हमारे पास होगा क्या, तो रिजल्ट इन हाइपोकलीमिक हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्यों? स्टमक के अंदर हमारे पास एसिड होता है और जब भी एसिड आप बाहर निकालेंगे वॉमिटिंग में बार बार, तो उस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखने को मिलेगा, ड्यू टू सेकेंडरी टू वॉमिटिंग ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसके ऊपर आपको थिकेंड एंड लेंथेंड पाइलोरस देखने को मिलेगा, ये है पाइलोरस रीजन जो हमारे पास। इसके अलावा अब आपने इसको ट्रीट किस तरह करना है, ज़ाहिर बात है अगर ये हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेजिया इस एरिया का हुआ है तो ल्यूमन जो बीच में बिल्कुल एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक हुआ था, तो आपने इसको डायलेट करना है। तो किस तरह करेंगे आप, सर्जरी से ये वाला जो मसल है उसको थोड़ा कम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल इंसिजन ऑफ पाइलोरिक मसल या पाइलोरोमायोटमी। तो पाइलोरस की जो है हमारे पास मायोटमी आप करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें आप ये फ़र्ज़ के यहाँ से ये रिमूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली ल्यूमन जो हमारे पास चौड़ा हो जाता है और बाय जो स्टमक में सारा कुछ था वो आगे की तरफ हमारे पास चला जाता है। तो ये था हमारे पास हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटेस्टाइनल एट्रीजिया। तो हमारे पास आ गया है इंटेस्टाइनल एट्रीजिया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहला जो है हमारे पास वो है ड्यूडनल एट्रीजिया, उसके बाद हम जुजनल एंड इलियल एट्रीजिया में की बात करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं। तो कहता है डिसरप्शन ऑफ मेजेंटेरिक वेसल्स, ऐसे में इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ फीटल इंटेस्टाइन, सेगमेंटल डिसरप्शन, बाउल बिकम डिसकंटिन्यूअस एक्सक्लेमेशन, ट्रिपल बबल साइन, फलाना ढिमकाना। खैर सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास एट्रीजिया क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, कोई भी पोर्शन है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास जो जो जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो सबसे पहले ये एरिया जो पूरा होता है ये ल्यूमन नहीं होता बल्कि एक सॉलिड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है बीच में से ये सारा कुछ ख़त्म होता है और हमारे पास ल्यूमन बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे फैंसी टर्म हमारे पास दी हुई है रीकैनलाइज, ठीक है, रीकैनलाइज। तो ये वाला कैनलाइज्ड से रीकैनलाइज है, मतलब पहले इस तरह का हमारे पास पोर्शन था, बीच में सॉलिड था, सारा कुछ ल्यूमन बंद था, तो उससे हमारे पास अब दोबारा जो चीज़ बनी है जिसमें ल्यूमन खुल गया, तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं री कैनलाइज, ठीक है। इस पोर्शन को रीकैनलाइज हम बोल रहे हैं। तो अब यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। अगर फ़र्ज़ किया हम ड्यूडनल एट्रीजिया की बात करते हैं, तो अगर ये हमारे पास एसोफेगस से आगे हमारे पास स्टमक आ गया, फिर ड्यूडनम जूजनम इलियम, फ़र्ज़ के आगे हम आगे चल रहे हैं। अब अगर हम ड्यूडनम की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, अगर ड्यूडनल एट्रीजिया है तो फ़र्ज़ के ये ड्यूडनम का पोर्शन है, तो इसमें हमारे पास कुछ हिस्सा जो अभी तक सॉलिड ही है और हमारे पास नॉर्मली रीकैनलाइज नहीं हुआ, ठीक है, या उसका ल्यूमन हमारे पास अभी उस तरह से वाइड नहीं हुआ, नैरो ही है। तो अब उसका हमारे पास डिफेक्ट क्या होगा, तो ज़ाहिर बात है पीछे से तो सारा कुछ आ रहा है, यहाँ पे आके जाके एक किस्म का बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारे पास फ़र्क आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये वाला पोर्शन जो उससे जहाँ से आ रहा है, फ़र्ज़ किया ये ऊपर से स्टमक है उसोफेगस है, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास आपको जो है डायलेट या मोटा होना हुआ नज़र आएगा, जितना जो जैसे जैसे बढ़ता रहेगा पीछे से फ्लूइड फूड हमारे पास आता रहेगा, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास मज़ीद मोटा होता चला जाएगा। तो यही सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का जो पेशेंट होगा वो उसकी एज यूजली क्या होगी,
फर्स्ट 1 to 2 डेज ऑफ लाइफ का बच्चा होगा और किस तरह प्रेजेंट करेगा आपके पास, बिलियस वॉमिटिंग के साथ और अब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ। ज़ाहिर बात है, जब सारा कुछ पीछे ही आपका स्टक किया हुआ है, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं जा रहा, तो अब्डोमिन क्या होगा, डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगी। जब अब्डोमिन डिस्टेंड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिस्पॉन्स होगा, जब पीछे सारा कुछ बढ़ता जाएगा तो वॉमिटिंग होगी। अब वॉमिटिंग में आपको बाइल देखने को मिलेगी अगर एम्प्यूला वेटर से आगे की हम बात करते हैं। अगर पीछे की हम बात करते हैं तो नॉन बिलियस वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ड्यूडेनल एट्रीजिया आप क्या है हमारे पास, तो ड्यूडेनम में हमारे पास जो है पोर्शन का जो है सही से हमारे पास क्या डायलेट नहीं हुआ तो वो चीज़ है। कहता है फेलियर टू रिकैनलाइज ल्यूमन फ्रॉम सॉलिड कॉर्ड स्टेज। एक्सरे में हमारे पास आपको डबल बबल साइन देखने को मिलेगा। जाहिर बात है, एक जो हमारे पास स्टमक का बबल था वो है और दूसरा हमारे पास आपको इस जगह पे बबल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो बीच में एरिया है सारा वो क्या हुआ है, श्रिंक किया हुआ है, या उसका ल्यूमन जो हमारे पास थोड़ा सा कम हुआ हुआ है बाकी की निस्बत। तो अगर हम ड्यूडेनल एट्रीजिया की बात करते हैं तो उसमें आपको डबल बबल देखने को मिलेगा, स्टमक डायलेट हुआ होगा और प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम भी जो हमारे पास डायलेट हुई होगी देखने को मिलेगी, और इसकी एसोसिएशन है हमारे पास डाउन सिंड्रोम के साथ, ठीक है। अब ये ऊपर एसोफेगस है, ये हमारे पास स्टमक है, ये ड्यूडेनम यहाँ से फर्स्ट किया स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ड्यूडनल एट्रीजिया में अगर हम कह रहे हैं ये बीच वाला पोर्शन जो है उसकी थिकनेस कम हुई हुई है, तो स्टमक ऊपर से तो सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। स्टमक में आएगा, स्टमक डायलेट होगा, स्टमक से ड्यूडनम में आएगा, ड्यूडनम डायलेट होगी, लेकिन जो इससे आगे का पोर्शन है वहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। डायलिटेशन यहाँ से पीछे पीछे तक होगी। तो यही चीज़ सारा कुछ यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमारे पास आपको डायलेटेड स्टमक और प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम की डायलिटेशन आपको देखने को मिलेगी, और इसकी भी एसोसिएशन आपको डाउन सिंड्रोम के साथ है। इसके अलावा जूजनम और इलियम की अगर हम बात करेंगे तो कहता है डिसरप्शन ऑफ मेसेंटेरिक वेसल, टिपिकली एसएमए, इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ फीटल इंटेस्टाइन सेगमेंट। अब फर्ज किया किसी भी वजह से हमारे पास, अगर आप कहते हैं कि एसएमए में हमारे पास ब्लड सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गया। अब कंप्रोमाइज़ हुई है तो उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास देखने को, एसएमए की हमने ऊपर बात की थी कि हमारे पास मिड गट को सप्लाई करती है, ठीक है। तो मिड गट का अब आपको इस्कीमिया या निक्रोसिस देखने को मिलेगा। अगर फ़र्ज़ किया हम निक्रोसिस की बात करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास आपको डेथ देखने को मिलेगी इस पोर्शन की, और उसकी वजह से क्या होगा कि एट द एंड अगर मज़ीद हम आगे की तरफ चलें तो जीआईटी का जितना भी कंटेंट था या फूड वगैरह जो भी जीआईटी में था वो हमारे पास अब अब्डोमिन में आ जाएगा और पेरिटोनाइटिस काज कर देगा। तो ये आगे हम मज़ीद जिस तरह आगे आगे चलते जाएंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा कहता है बाउल्स बिकम डिसकंटिन्यूस, एक्सरे में शो ट्रिपल बबल साइन। अब अगर ड्यूडनम से आगे का पोर्शन है, जूजनम या इलियम की हम बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास आपको ट्रिपल बबल साइन देखने को मिलेगा। अब किस वजह से, एक तो स्टमक डायलेट है, दूसरे नंबर पे ड्यूडनम डायलेट है, और फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉक्सिमल जो जूजनम का पार्ट है वो भी डायलेट हुआ है, ठीक है। और कोलोन जो है हमारे पास उसमें आपको किसी किस्म की कोई गैस देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि पीछे से सारा कुछ बंद हुआ है। और आगे से ज़ाहिर बात है हमारे पास एनल कनाल है, एनल स्फिंक्टर है, तो उसकी वजह से बंद है। तो बीच में जो कोलोन का पोर्शन है वो बिल्कुल गैसलेस आपको देखने को मिलेगा। अब कहता है एसोसिएशन एसोसिएटेड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड गैस्ट्रोसिस। तो इसकी एसोसिएशन हमारे पास किसके साथ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और गैस्ट्रोसिस के साथ। में बी काज बाय मैटरनल टोबैको स्मोक और यूज़ ऑफ वेजो कंस्ट्रक्टिव ड्रग एग्जांपल प्रेगनेंसी। अब ये किस वजह से हो सकता है, तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो अगर वो स्मोकिंग करती रही है, कोकेन यूज़ करती रही है या कोई और ड्रग यूज़ करती रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उन फीमेल्स में हमारे पास आपको इंटेस्टाइनल एट्रीजिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है इसका सिंपल है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्प्लीन और पेनक्रियाज की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये हमारे पास ड्यूडेनम का पोर्शन है, ये पेनक्रियाज है हमारे पास, ये ऊपर से गाल ब्लैडर था, गाल ब्लैडर में से हमारे पास डक्ट निकली हुई है। तो ये सारा कुछ जहाँ पे ड्यूडेनम के जिस पार्ट में जाके खुलता है तो उसे हम बोल रहे थे एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया किसी वजह से हमारे पास जो नॉर्मली
पेनक्रियाज की रोटेशन जो थी, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है या वो इस तरह रोटेट करती है कि हमारे पास जो ड्यूटम है उसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, जिसके बीच में हमारे पास जो ड्यूटम के ऊपर प्रेशर डालती है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एज अ ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। या अगर फ़र्ज़ किया कोई वैसल इसके बीच में फंस जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिया और निक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सारा कुछ इसमें यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास के पेनक्रियाज जो है हमारे पास उसकी डेवलपमेंट होती है फोरकार्ट से। Ventral pancreatic bud contributes to encinate process. Both ventral and dorsal bud continue to pancreatic head, main pancreatic duct. तो अब जो हमारे पास पहली चीज़ है वो एन्यूलर पेनक्रियाज। अब ये क्या है, इसमें हमारे पास आपको अब नॉर्मल रोटेशन देखने को मिलेगी वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट की, जो कि एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लेगी पेनक्रियाटिक टिश्यू का, और जो इंसर्कल करेगी हमारे पास ड्यूडनम के, ठीक है। यहाँ पे आप देखें नॉर्मली ये पोर्शन था हमारे पास, ये पेनक्रियाज थी और ये ड्यूडनम का पोर्शन था, लेकिन अब क्या हुआ है, हमारे पास ये ड्यूडनम है तो पेनक्रियाज ने इसके इर्द गिर्द एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लिया या इसको इर्द गिर्द से कवर कर लिया और इसके ऊपर मतलब दोनों साइड से इसको इस तरह कवर किया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास प्रेशर बिल्डअप होगा ड्यूडनम का, और जो यहाँ से ऊपर से जो कुछ आ रहा है वो सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके क्या कर जाएगा, स्ट्रक कर जाएगा। तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं एन्यूलर पेनक्रियाज, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या फ़र्क आपको देखने का मिलेगा, तो ड्यूडनम की नैरविंग आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे प्रेशर पड़ा है, और जब प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे तो जो पीछे से सारा कुछ आ रहा है सामान नीचे की तरफ, ठीक है, वो वहाँ पे बिल्डअप करना शुरू कर देगा और ऑटोमेटिकली फिर आपको क्या होगा, ये सारा कुछ बाहर निकालने का दिल करेगा और नाजिया और वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। एसोसिएशन है हमारे पास डाउन सिंड्रोम के साथ। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है हमारे पास पेनक्रियाज डिवीज़म। इसमें क्या होता है कि वेंट्रल और डोर्सल पार्ट जो है हमारे पास पेनक्रियाज का वो आपस में जुड़ नहीं पाता एट 7 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट। अब जो हमारे पास कौन कौन से पोर्शन है पेनक्रियाज के, तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि वेंट्रल और डोर्सल पार्ट्स। अब यहाँ पे आप देखें तो ये डायग्राम में हमें दिया हुआ है कि वेंट्रल और इसका हमारे पास दूसरे नंबर पे मेन जो है, ये आपस में अगर फ़र्ज़ किया नहीं मिल पाते तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं पेनक्रियाज डिवीज़म, ठीक है। कॉमन एनोमली है मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक बट में काज क्रोनिक अब्डोमिनल पेन और पेनक्रियाटाइटिस, स्प्लीन अराइजिंग मेसेंटेरी ऑफ स्टमक बट हैज़ फूड सप्लाई। तो ये तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। तो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास पेरिटोनियम के पीछे, जो हमारे पास पेरिटोनियम जो अब्डोमिनल लेयर है हमारे पास, उसके पीछे जितने भी फ़र्ज़ किया स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोल रहे हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास उन्होंने मोनिक दिया हुआ है सैड पकर के नाम से। तो इसमें से कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल है और कौन सा पेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है। तो कौन सा इंट्रा है और कौन सा रिट्रो है हमारे पास, ठीक है। इसमें यूजली वो हमारे पास किडनीज के बारे में पूछते हैं। तो सैड पकड़ से बनता क्या है हमारे पास, तो सुप्रारीनल या एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, एओर्टा, इंफीरियर वीना केवा, ड्यूडनम, सेकंड तो फोर्थ पार्ट पेनक्रियाज है, यूरिटर्स हैं, कोलोन है, किडनी है, एसोफेगस है और रेक्टम है, ठीक है। ये सारा कुछ सैड पकड़ बनाता है। तो यही डेफिनेशन दी हुई है कि रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर आर प्रायर टू एंड आउटसाइड ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी से के जो बैक पे हैं, आउटसाइड पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो है रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। कहता है अगर इसकी इंजरी होगी है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड और गैस एक्यूमुलेशन होगी, वो भी हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर होगी, पेरिटोनियम में नहीं आएगी वो चीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये पोर्शन कह रहे हैं अब्डोमिन है, ठीक है, इसमें एब्डोमिनल कैविटी है इसके इर्द गिर्द जो कि क्या कर रही है, अगर फ़र्ज़ किया रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर की हम बात करें, अगर उसमें से ब्लीड हुआ या खून वगैरह वहाँ पे एक्मुलेट करना शुरू किया तो वो अंदर की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर फ़र्ज़ किया सर्जन है कोई भी, ठीक है, उसने कोई भी चीज़ पास की है, यहाँ पे फ़र्ज़ किया नीडल पास किया है, अगर इसको
बाहर खींचता है और इसमें ब्लड आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ब्लीडिंग है इसके अंदर होगी। ठीक है, अगर नहीं आता ब्लड पास, तो इसका मतलब ब्लीडिंग इसके अंदर नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे डाली है, यहाँ से आपने मतलब खींचा है और चेक किया कि यहाँ पे ब्लड है या नहीं है, तो अगर यहाँ पे ब्लड आता है तो इसका मतलब ब्लीड सिर्फ इस जगह पे लोकलाइज्ड होगी, इस वाली साइड पे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब हमारे पास एक फ़ायदा है इन चीज़ों का। अब कुछ हमारे पास लिगामेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एक ऑर्गन को दूसरे के साथ जोड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, या उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ है, या अब्डोमेन के अंदर इस तरह जोड़ के रखा हुआ है कि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, उनकी लोकेशन चेंज ना हो। ये ना हो कि हमारे पास लीवर ऊपर से उठ के नीचे की तरफ आ जाए, या जो हमारे पास नीचे का पोर्शन है वो ऊपर की तरफ उठ के आ जाए। तो उनको एक प्लेस में रखने के लिए हमारे पास लिगामेंट्स हैं। तो कौन कौन से हैं, तो हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब लिगामेंट फॉर एग्जांपल, एक ये फ़र्ज़ किया ये हमारे पास लिगामेंट है, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इसके साथ साथ चलेंगी, जैसे कि लिगामेंट टीरीज हिपैटिस और पेटेंट पैराम्बलाइकल वेन जो है ये इसके अंदर से जाती हैं। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ किया आपने इस लिगामेंट को यहाँ से बंद कर दिया या यहाँ से काट दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास डिफेक्ट किस किस चीज़ में आएगा, तो लिगामेंटम टेरिस हिपैटिस और पेटेंट पैराम्बलाइकल वेन के अंदर हमारे पास आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये डेरिवेटिव्स किसके हैं, तो ये वेंट्रल मिजेंटेरी के डेरिवेटिव्स हैं। इसके अलावा हिपैटोडूडनल लिगामेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से यूजली इसी में से एमसीक्यूज आता है। ठीक है, ये किसको अटैच करता है, लीवर को ड्यूडनम के साथ अटैच कराता है। अब इसके अंदर आपको पोर्टल ट्राइड देखने को मिलेगा। पोर्टल ट्राइड क्या है हमारे पास, जिसके अंदर आपको हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वैन और कॉमन बाइल डक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या मतलब, ये फ़र्ज़ कि हमारे पास हिपैटोडूनल लिगामेंट है, तो इसके अंदर आपको हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट, ये तीनों चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने इसको यहाँ से काट दिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से अब किस चीज़ की आपको इंजरीज देखने को मिलेंगी, तो हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वैन और कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हम मिल के बोलते हैं पोर्टल ट्राइड। ठीक है, अब नोट्स में हमारे पास दिया हुआ है कि ये हमारे पास वेंट्रल मिजेंटेरी से डिराइव्ड है। और एक और चीज़ होती है हमारे पास, वो है प्रिंगल मैनूवर। अब प्रिंगल मैनूवर का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल सर्जन है, उसने एब्डोमेन में कट लगाया हुआ है, वहाँ से ब्लीड आ रही है, अब उसको सोर्स पता नहीं चल रहा कि ब्लीड कहाँ से हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हिपैटोडूडनल लिगामेंट से है, या पोर्टल वेन से है, या हिपैटिक आर्टरी से है, या किसी और जगह से है, तो उस ब्लीड को रोकने के लिए एक मैनूवर है जिसको हम बोलते हैं प्रिंगल मैनूवर। अब ये क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है ब्लीड को कि आया ब्लीड हमारे पास हिपैटिक आर्टरी या पोर्टल वैन से या किसी और जगह से। ठीक है, तो इसमें सर्जन यूजली क्या करता है, फ़र्ज़ किया ये हमारे पास लिगामेंट है, तो इसको ऐसे क्या कर लेगा, पकड़ लेगा ज़ोर से। तो अगर तो ब्लीड बंद हो जाती है तो हम कहेंगे कि ब्लीड इन्हीं मतलब दो चीज़ों में से हो रही है। ठीक है, अगर तो बंद नहीं होती तो इसका मतलब है कि हमारे पास सोर्स ऑफ ब्लीड किसी और जगह का है, तो फिर हम दूसरी साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि लिगामेंट इज कंप्रेस्ड मैनुअली और विद अ वेस्कुलर क्लैंप इन मोमेंटम फोरामेन टू कंट्रोल ब्लीड फ्रॉम हिपैटिक इनफ्लो सोर्स, एग्जांपल पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी वर्सेस आउटफ्लो, या हिपैटिक वेन देन फिर वेन का बॉर्डर द मेंटल फोरामेन विच कनेक्ट्स द ग्रेटर एंड लेसर सैक पार्ट ऑफ लेसर मेंटल। ठीक है, तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप इसको प्रेस करेंगे, अगर ब्लीड रुक गया तो इसका मतलब हमारे पास पोर्टल ट्राइड में से ब्लीड आ रही है, अगर नहीं रुकता तो इसका मतलब हमारे पास इससे हट के कोई और लोकेशन है वहाँ से ब्लीड हो रही है। यूजली हम इन्फीरियर वेना केवा की तरफ देख रहे होते हैं। ठीक है, तो हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है, ये किसको अटैच करता है, तो लीवर टू लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक के साथ इसे जोड़ता है। इसके बीच में से आपको गैस्ट्रिक वेसल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव है वेंट्रल मिजेंटेरी का, सेपरेट करता है ये हमारे पास ग्रेटर और लेसर सैक्स ऑन द राइट में कट ड्यूरिंग सर्जरी टू एक्सेस लेसर सैक। अब आपने सर्जरी के दौरान अगर फ़र्ज़ किया आपने लेसर सैक को की तरफ जाना है, तो आपने क्या करना है, इस लिगामेंट को काट के आप
लेसर सैक की तरफ जाएंगे, ठीक है, और पार्ट ऑफ लेसर ओमेंटम है। इसके अलावा गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट क्या है, ग्रेटर कर्वेचर एंड ट्रांसवर्स कोलोन को जोड़ता है आपस में। इसमें हमारे पास गैस्ट्रोपेप्लोइक आर्टरीज जो है वो जाती हैं। इसके अलावा डेरिवेटिव है ये डोर्सल मिजेंटेरी का पार्ट ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट करता है ग्रेटर कर्वेचर और स्प्लीन को जोड़ता है। शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रोपेप्लोइक वेसल इसमें से गुजरती हैं। डेरिवेटिव है ये भी डोर्सल मिजेंटेरी का, सेपरेट ग्रेटर एंड लेसर सैक ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। तो स्प्लिनोरीनल लिगामेंट ये क्या करता है, स्प्लीन को लेफ्ट पैरारीनल स्पेस के साथ जोड़ के रखता है। स्प्लिनिक आर्टरी और वेन और टेल ऑफ पेनक्रियाज इसमें से गुजरती है, और ये डेरिवेटिव है डोर्सल मिजेंटेरी का। अच्छा, अब डाइजेस्टिव ट्रैक नॉटमी की तरफ आते हैं। तो जो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें 4 लेयर्स आती हैं। कौन कौन सी हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस और सिरोसा। अगर तो इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स है तो उसमें आप कहेंगे कि सिरोसा है हमारे पास, और अगर रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो वो चौथी लेयर जो उसमें है वो एडवेंटिशिया है, ठीक है। इसके अलावा निमोनिक दिया हुआ है एम एस। तो म्यूकोजा के अंदर हमारे पास इल्म है, ठीक है। इल्म का क्या मतलब है, ई फॉर एपिथीलियम, एल फॉर लेमिना प्रोपरिया और एम फॉर मस्कुलरिस म्यूकोजा। इसके अलावा सब म्यूकोजा में हमारे पास सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सिस है जिसे हम मिजनर प्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो मिजनर प्लेक्सिस आपसे कोई पूछे किस जगह पे प्रेजेंट है तो सब म्यूकोजा के अंदर है। और इसका काम क्या है, तो ये हमारे पास सिक्रेटरी रोल है इसका। सिक्रेशन सारी जो है वो कौन कराता है, मिजनर प्लेक्सिस जो है। इसके अलावा मस्कुलरिस एक्सटर्ना हमारे पास थर्ड लेयर है। इसके अंदर हमारे पास माइंटेरिक प्लेक्सस आपको देखने को मिलेगा, जिसका काम क्या है कि वो मोटिलिटी को देखता है, या इसे हम और बैक प्लेक्सस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मोटिलिटी की बात हो या मोटिलिटी कंप्रोमाइज़ हो तो हम कहेंगे किसका डिफेक्ट है, माइंटेरिक प्लेक्सस का। और अगर सिक्रीशन या सिक्रेटरी डिफेक्ट है किसी चीज़ का तो हम कहेंगे मीजनर डिफेक्ट है। मीजनर जो हमारे पास नर्व प्लेक्सिस है उसका डिफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा सिरोसा हम उस लेयर को बोल रहे हैं, अगर इंट्रापेरिटोनियल है, और एडवेंटिशिया उसको बोल रहे हैं। तो अगर तो हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, जिस तरह रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स की हमने ऊपर बात की थी कि हमारे पास जो है सैड पक्कर के नाम से फॉर्मूला था। तो अब एक चीज़ होती है अल्सर और एक चीज़ होती है हमारे पास इरोजन, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया कोई भी आपने कट लगाया और उसने सिर्फ म्यूकोज़ा को इन्वॉल्व किया तो उसको हम बोल रहे हैं इरोजन। लेकिन अगर वही कट म्यूकोज़ा के साथ सब म्यूकोज़ा या उससे नीचे वाली लेयर को भी इन्वॉल्व कर लेगा तो उसको हम बोलेंगे अल्सर, ठीक है। तो जब कोई भी आपके पास आता है, फ़र्ज़ किया पेशेंट, तो आप पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हर बंदे को लिख के दे रहे होते हैं, तो यूजली ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर अल्सर हो, उसमें इरोजन्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो इरोजन जो होंगी वो सिर्फ म्यूकोजा या फर्स्ट लेयर को इन्वॉल्व करेंगी। अगर 2 लेयर या 2 से ज़्यादा को कोई चीज़ इन्वॉल्व करती है तो उसे हम बोलते हैं अल्सर। इसके अलावा हमारे पास वेव्स होती हैं, मतलब मोटिलिटी या पेरिस्टालसिस की जो वेव्स हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। तो ड्यूडनम में सबसे ज़्यादा है, फिर इलियम है, फिर स्टमक है। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे कम किस में है तो स्टमक में है। और ओरिजिनेट किस वजह से होती हैं, तो इनको इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ का जाल जो है वो क्या करते हैं, ओरिजिनेट कराते हैं। यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ ये दिया हुआ है पिक्चर बना के बड़ी प्यारी किस्म की, तो आप देख लें। अब हिस्टोलॉजी या डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो एसोफेगस की सबसे पहले बात हम कर रहे हैं। तो एसोफेगस के लिए फार्मूला आप याद करें, नसीपिया, ठीक है, पंजाबी है। एसोफेगस नसीपिया एग्जाम क्या है, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। लेकिन एसोफेगस को हम 2 में डिवाइड करते हैं, अपर 1/3 और लोअर 1/3, ठीक है। इस वजह से क्योंकि आगे हम जब मज़ीद आगे चल के कैंसर्स पढ़ेंगे तो उसके लिए हमारे पास जानने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो एसोफेगस की जो हमारे पास एपिथीलियम है वो है नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। अपर 1/3 में स्ट्रिएटेड मसल है, और मिडल और लोअर 2/3 जो है उसमें आपको स्मूथ मसल देखने को मिलेंगे। और जो एंड का पोर्शन है, जो बीच का पोर्शन है उसके बीच में आपको ओवरलैप इन दोनों में देखने को मिलेगा, स्ट्रेटेड मसल और स्मूथ मसल के लिए। स्टमक में हमारे पास आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलेंगी, पैराइटल सेल्स देखने को मिलेंगे जो कि ओजिनोफिलिक हैं या पिंक कलर के होंगे, और चीफ सेल्स हैं जो कि हमारे पास बेजोफिलिक हैं। ड्यूडनम के अंदर आपको विलाए देखने को मिलेंगे और माइक्रो विलाए देखने को मिलेंगे। अब इनका काम क्या है कि ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया
सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। ड्यूडेनम में आपको ब्रोनर ग्लैंड्स मिलेंगे, देखने को मिलेंगी, जिसका काम क्या है कि वो बाइकार्बोनेट सिक्रेट करते हैं और उसकी वजह से स्टमक का जो हमारे पास एसिड है वो अ, उसकी पीएच को हमारे पास किया है कि मेंटेन रखता है। इसके अलावा क्रिप्ट्स ऑफ लेब्रिनक्यून जो हमारे पास आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर हमारे पास स्टेम सेल्स हैं जो कि रिप्लेस इंटेरोसाइट या गोपलेट सेल्स एंड पेनिस सेल्स डेट सिक्रीट डिफेंसिन और लाइजोजाइम पीएनएफ एंड प्लाइका सर्कुलरिस जो डिस्टल ड्यूडनम में आपको देखने में। तो खैर ये हमारे पास हिस्टोलॉजी में किस जगह पे कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, उनका क्या काम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पैराइटल सेल्स है और एसोफेगस में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। जुजनम की बात करते हैं, इसमें हमारे पास विलाएँ हैं, क्रिप्स हैं और लेबनक्यूलन देखने को मिलेंगे। प्लाइका सर्कुलरिस है हमारे पास, न्यूमरस वर्सेस इलियम फीदर अपीयरेंस विद ओरल कंट्रास्ट इंक्रीज। अब इन सब का काम क्या है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे और उसकी वजह से हमारे पास अब्जॉर्प्शन क्या इंक्रीज होगी। इलियम के अंदर हमारे पास विलाएँ और पियर पैचेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हम आगे चलेंगे तो बच्चों में देखेंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके बाद लिम्फॉइड पियर पैचेस हैं क्या, तो ये लिम्फॉइड के एग्रीगेट्स हैं, इन लैमिना प्रोपरिया सेम्यूकोजा में है। और प्लाइका सर्कुलरिस है हमारे पास जो कि हमारे पास प्रॉक्सिमल इलियम में प्रेजेंट है। और क्रिप्ट्स ऑफ लेबरक्यून है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गॉबलेट सेल इन स्मॉल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा गॉबलेट सेल किस जगह पे प्रेजेंट है, तो हमारे पास इलियम है। पियर पैचेस किस जगह पे प्रेजेंट है, इलियम है। तो इस तरह हम सीक्यूज बन के आ सकता है। इसके अलावा कोलोन की हम बात करें तो इसमें हमारे पास आपको क्रिप्ट्स ऑफ लेब्रेनक्लोन देखने को मिलेंगी विद अबंडेंट गॉबलेट सेल्स बट नो विलाय। तो किस जगह पे विलाय प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, तो वह हमारे पास कोलोन। अच्छा, अब हम आ गए एब्डोमिनल एयोर्टा और उसकी ब्रांचेस के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि वाटरशेड एरियाज क्या है। फॉर एग्जांपल ये हम कोई एक पोर्शन बनाते हैं, फ़र्ज़ किया है इसके एक साइड से एक आर्टरी गुजरी है, दूसरी साइड से दूसरी। अब इसकी सप्लाई हमारे पास यहाँ से आ रही है, इस साइड की सप्लाई हमारे पास ऐसे आ रही है, ठीक है। फ़र्ज़ किया जो यहाँ से सप्लाई जब स्टार्ट होगी तो सबसे पहले इस पोर्शन को आएगी, फिर आगे आएगी, फिर आगे आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से पहले इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास कुछ पोर्शन है जिसको ये दोनों सप्लाई कर रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं वाटर शेड एरियाज। अब इसको वाटर शेड एरिया क्यों बोलते हैं या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट कि मैं यहाँ से पीछे से सप्लाई बंद कर देता हूँ तो क्या होगा, सबसे पहला जहाँ पे सप्लाई ख़त्म होगी तो वो ये पोर्शन है, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर इस तरह पीछे करते करते ब्लड जब रुकेगा तो इस तरह जाएगी। इसी तरह इसको यहाँ से बंद करता हूँ तो सबसे पहले जो है यहाँ से ब्लड जो है ख़त्म होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। अब यूजली ये सारा कुछ इकट्ठा ही होता है, तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे बंद कर देते हैं तो बीच में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो एरिया होगा वो मिडल का होगा, तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं वाटर शेड एरियाज, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो वाटर शेड एरियाज हैं। जिस तरह हमने ऊपर बात की थी कि फोरगट है, मिड गट है, हाइंड गट है। फोरगट को सीलियक ट्रंक है सप्लाई करती है, मिड गट को सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और हाइंड कट को हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती हैं, ठीक है। फर्ज के यहाँ से अब इसकी सप्लाई यहाँ पे है और दूसरे की सप्लाई यहाँ पे है, तो ये बीच में जो पोर्शन बचता है हमारे पास तो उसे हम बोल रहे हैं वाटर शेड एरिया। इसी तरह ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास ये भी वाटर शेड एरियाज है, ठीक है। तो दो है हमारे पास, एक को हम बोलते हैं स्प्लिनिक फ्लेक्सचर और दूसरे को हम बोल रहे हैं रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास जीआईटी में या लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा पोर्शन है जो कौन से पोर्शन है जो हमारे पास वाटरशेड एरियाज में आते हैं, तो एक है हमारे पास स्प्लेनिक फ्रैक्चर है जो कि हमारे पास सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बीच का हिस्सा है, और दूसरा हमारे पास इंफीरियर मेसेंटेरिक और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के बीच का एरिया है जिसे हम बोल रहे हैं रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन, ठीक है। तो ये भी आपसे नाम भी पूछ सकते हैं और कौन कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैन अयोर्टा है और अयोर्टा फर्दर यहाँ पे दो में डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है कि
आर्टरी सप्लाइंग जीआई स्ट्रक्चर्स आर सिंगल एंड ब्रांच एंटिटी। अब नॉर्मली जो जीआई स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है, लेकिन जो नॉन जीआई स्ट्रक्चर्स हैं उनको मतलब एक से ज़्यादा आर्टरी सप्लाई कर रही हैं और वो पेयर में हमारे पास, तो ये चीज़ है, ठीक है। और कहता है टू एरियाज ऑफ द कोलोन हैड ड्यूअल ब्लड सप्लाई फ्रॉम डिस्टल आर्टरी ब्रांचेस, जिसे हम वाटरशेड एरियाज बोल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इस्कीमिया में यही हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल किस तरह हो सकता है, तो हाइपोटेंसिव स्टेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी वजह से कार्डियक आउटपुट ख़त्म हो गया या बहुत कम हो गया या पेशेंट शॉक में चला गया, तो उसकी वजह से थ्रोम्बोएम्बोलाई अगर बना है किसी वजह से या थीरो एम्बोलाई बना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई सबसे कम जो पहुंचेगी वो वाटरशेड एरियाज़ को पहुंचेगी। अब इसका नुकसान क्या होगा, सबसे कम इनको ब्लड सप्लाई होगी, इसका इस्कीमिया होगा, नेक्रोसिस होगा और यहाँ से रप्चर के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जिसकी वजह से एट द एंड रिजल्ट हमारे पास पेरिटोनाइटिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्प्लेनिक फ्लैक्चर को कौन कौन सी सप्लाई कर रही है, एसएमए और आईएमए, और एक्टोसिग्मॉइड जंक्शन को कौन सप्लाई कर रही है, आईएमए ब्रांचेस, लास्ट एक मॉइड आर्टरी है ब्रांच है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ये सप्लाई कर रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं नट क्रैकर सिंड्रोम। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि ड्यूडनम है, ड्यूडनम के इर्द गिर्द अगर पेनक्रियाज फर्ज किया इस तरह कोई फोल्ड सा स्ट्रक्चर बना देता है और उसको कंप्रेस करता है, तो उसे हम बोल रहे थे एनुलर पेनक्रियाज। तो इसी तरह ये टर्म है हमारे पास नेट क्रैकर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हमारे पास कंप्रेशन होती है लेफ्ट रीनल वेन बिटवीन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड अयोटा। अब क्या होता है, फ़र्ज़ किया ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और यहाँ से हमारे पास दूसरी आ रही है अयोटा आ रही है, तो इसके बीच में हमारे पास जो है वो लेफ़्ट रीनल वेन है, तो ये फंस जाती है, ठीक है। ये दोनों इसके ऊपर प्रेशर डालती हैं, तो एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास यहाँ से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी और आगे का पोर्शन जो है उसकी इस्कीमिया, नेक्रोसिस और डेथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोल रहे हैं नट क्रैकर सिंड्रोम। इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है, तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और अयोटा की, और कंप्रेस किसे कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट रीनल वेन को कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें क्या मसला आएगा, तो एब्डोमिनल या फ्लैंक पेन, आपको ग्रॉस ह्यूमचूरिया देखने को मिलेगा फ्रॉम रप्चर ऑफ थिन वॉल, रीनल वेरिकोसिटी और लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील, और आपको वेरिकोसील भी देखने को मिलेगी। वेरिकोसील क्या होती है, मतलब अगर वेन्स की डायलिटेशन है तो उसको हम बोल रहे हैं वेरिकोसील। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरी आर्टरी सिंड्रोम। इसमें क्या होगा हमारे पास कि कंप्रेशन होगी ड्यूडनम की, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें कंप्रेस कर रही हैं, तो एसएमए और अयोटा ड्यूडनम को कंप्रेस करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जिस तरह हमने ऊपर बात की थी, तो ये पोर्शन था, अब हम नीचे की बात करें कि ये हमारे पास अयोटा है और यहाँ पे हमारे पास ये एसएमई है, ठीक है। ये किसको कंप्रेस कर रही है, तो ये हमारे पास बीच में ये ड्यूडनम का पोर्शन है, तो इसको कंप्रेस करेगी। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो एज अ कंप्रेशन ही आपको देखने को मिलेगा। अगर फर्स्ट केस का ल्यूमन आप कम कर दें, तो पीछे क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सारा फूड पीछे की तरफ फंसा रहेगा, उसकी वजह से आपको नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा या एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलेगा। और अगर बहुत देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो करेक्टराइज बाय इंटरमीडिएट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्पटम व्हेन एसएमए एंड अयोटा कंप्रेसिव ट्रांसफर व्हिच नॉट ड्यूडनम टिपिकली अकर इन कंडीशन एसोसिएटेड डिमिनिश्ड। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत दिल होता है कि हमारे जिस्म से बिल्कुल फैट ख़त्म हो जाए, ठीक है। जिस तरह के बॉडी बिल्डर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप को जो बंदा लीन करना चाहता होगा या जिसका बीएमआई बहुत ज़्यादा कम है अगर फर्क है किसी पेशेंट का, तो उसमें यूजुअली क्या होता है, इनके बीच में हमारे पास जो है वो फैट होता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये फैट ख़त्म हो गया है या बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो क्या होगा, हमारे पास ये जो बीच का कुशन सा था वो ख़त्म हो गया है और सारा प्रेशर अब ड्यूडनम के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल रैपिड वेट लॉस, लो बॉडी वेट, माल न्यूट्रिशन, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। इसमें ड्यूडनम कंप्रेस हो रहा है और ऊपर वाली साइड पे लेफ्ट रीनल वैन कंप्रेस हो रही थी, उसे हम बोल रहे थे नट क्रैकर सिंड्रोम। अब आ गया जीआईटी की ब्लड सप्लाई, तो वही था हमारे पास फोर गार्ड को हमने सीलियक ट्रंक का था सप्लाई कर रही है, मिड गार्ड को एसएमए, आयन गार्ड को आईएमए। इसके अलावा पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन जो है वेगस वेगस, और यहाँ पे हमारे पास पेल्विक स्प्लांकनिक जो है नर्वस सिस्टम वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा वर्टिबल लेवल
T12 L1 और इधर L3 आ गया हमारे पास। स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं फोरगट के अंदर, तो हमने ऊपर से बात की थी, फेरेंक्स आ गया, एसोफेगस आ गया, नीचे करते करते हमारे पास अम्प्यूला ऑफ वेटर तक। और इसके बीच में अलावा जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं वो लीवर है, गाल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है और स्प्लीन है। इसके अलावा मिड गट में हमारे पास डिस्टल जो ड्यूडनम टू प्रॉक्सिमल 2/3 और ट्रांसवर्स कोलान आ गया। इसके अलावा जो आखिरी 1/3 से एनल के नाल अबव पेक्टिनेट लाइन तक हैंड कट है। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमारे पास यही आर्टरीज हैं, सीलियक ट्रंक, SMA और IMA। तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो पहली चीज़ जो है वो हमारे पास सीलियक ट्रंक है। तो हमने अभी ऊपर बात की थी कि हमारे पास फोरगट जो है उसको सप्लाई करती है सीलियक ट्रंक। तो सीलियक ट्रंक की हमारे पास तीन है जो ब्रांचेज हैं। कौन सी हैं? कॉमन हिपैटिक, स्प्लिनिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक। इसको आप LCS के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। दीज कंस्टिट्यूट द मेन ब्लड सप्लाई फॉर गट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग नॉस्टोमोसिस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, हमारे पास नॉस्टोमोसिस हैं कुछ ये बीच में, जैसा कि लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रोपेप्लोइक और लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिसिस। अच्छा अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक आर्टरी है, ठीक है, ऊपर से आ रही है, दूसरी के साथ फ़र्ज़ किए यहाँ पे हमारे पास जुड़ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ फ़र्ज़ किए यहाँ पे ब्लड ऊपर की तरफ आ रहा था, अगर मैं यहाँ से ब्लड बंद कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी फ़र्ज़ किया थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया या कोई ट्यूमर है, कोई मास आ गया है जो कंप्रेस कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि हमारे पास ब्लड आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाँ पे आगे मज़ीद नहीं बढ़ सकता क्योंकि प्रेशर है, तो यही सारा ब्लड पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। फ़र्ज़ किया जब पीछे की तरफ आएगा तो इस साइड से जिस भी फ़र्ज़ किया आर्टरीज़ या वेंस की अगर हम बात करें तो जिस जगह से ये निकल के आई होंगी, ठीक है, ये वाली बड़ी आर्टरी, तो वही सारा प्रेशर वापस उन्हीं के ऊपर चला जाएगा। पहले जहाँ से ब्लड आ रहा था अब यहाँ से बंद होता है तो साथ ही पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोल आगे देखेंगे मज़ीद चल के, ठीक है। फ़िलहाल जो हमारे पास ये है कि सीलियक ट्रंक वो किस चीज़ को, फोरगट को सप्लाई करती है। इसकी मेजर जो हमारे पास तीन है डिवीज़न है, कॉमन हिपैटिक और स्प्लिनिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक में डिवाइड हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे पास अयोर्टा है, अयोर्टा में से ये आ गया जी सीलियक ट्रंक आ गया, सीलियक ट्रंक से हमारे पास कॉमन हिपैटिक आ गया है, सीलियक ट्रंक आ गया है, एब्डोमिनल अयोर्टा आ गया हमारे पास सारा। खैर ये आप पिक्चर देख लें। अच्छा, अब नया टॉपिक आ गया पोर्टो सिस्टेमिक नास्टोमोसिस। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है। तो अगर फ़र्ज़ किया कोई भी कंडीशन है, फ़र्ज़ किया ये लीवर है हमारे पास, किसी भी वजह से यहाँ पे लीवर की डेथ हो गया या सिरोसिस हो गया, जिसकी वजह से पोर्टल वैन से हमारे पास ब्लड लीवर में नहीं आ रहा, तो अब क्या होगा, वही ब्लड जो है सारा पीछे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो पड़ेगा और या जो इस साइड से आ रहा था वो भी पीछे की तरफ वापस हमारे पास चला जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो कम्युनिकेशन बनती है उसे हम बोल रहे हैं पोर्टो सिस्टेमिक नास्टोमोसिस। पोर्टो का मतलब है पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन से निकल के हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, तो उसको हम बोल रहे हैं पोर्टो सिस्टेमिक नास्टोमोसिस। इसमें हमारे पास तीन की एग्जांपल दी हुई है और अगर आप टिप्स को भी डाल दें बीच में तो चार की एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो एसोफेगस की है। उसके अंदर आपको क्या होगा, एसोफेजल वेरिसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेरिसेस का मतलब है डायलिटेशन ऑफ वेन्स है। तो इसमें हमारे पास कौन सा अफेक्ट होगा, तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक से हमारे पास एसोफेजियल जो वेन्स है उसके अंदर हमारे पास ब्लड जा रहा है, ठीक है। और अम्बलाइकस की अगर हम बात करें तो उसमें आपको अम्बलाइकस के इर्द गिर्द आपको डायलेटेड टॉर्टुअस वेन्स देखने को मिलेंगी, जो को हम बोलते हैं जिन्हें कैप्यूट मेडुसी। इसमें हमारे पास क्या होता है, पैराम्बलाइकल वेन से स्मॉल एपिगैस्ट्रिक वेन्स हैं उनमें चला जाता है, ब्रांचेस ऑफ इन्फीरियर एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इसके अलावा जो हमारे पास रेक्टम की एग्जांपल है, इसमें हमारे पास क्लिनिकल साइन आपको क्या होगा, एनोरेक्टल वायरसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, हमारे पास सुपीरियर रेक्टल से हमारे पास मिडल एंड इन्फीरियर रेक्टल में ब्लड चला जाएगा। अब निमोनिक दिया हुआ है कि वेरिसेस ऑफ गट बट एंड कप्यूट आर कॉमनली सीन विद पोर्टल हाइपरटेंशन। तो अगर कोई भी सिनेरियो इस तरह का है जिसमें हमारे पास पोर्टल वेन में प्रेशर इंक्रीज कर गया है, तो उसको हम बोल रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। फॉर एग्जांपल पोर्टल वेन जो थी हमारे पास वो क्या करती थी,
लीवर की तरफ लेके आती थी ब्लड को। इसी वजह से लीवर फॉर एग्जांपल सिरोसिस हो गया या किसी भी वजह से लीवर ने काम करना छोड़ दिया, तो अब ये ब्लड जो लीवर के पास लीवर की तरफ आ रहा था, तो वो क्या करेगा, लीवर में नहीं जाएगा बल्कि वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, या इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर होगा अगर पोर्टल वैन में से, तो उसे हम बोल रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। इसके अलावा फोर्थ एग्जांपल है वो ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट है। ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है, creates an anastomosis between portal vein and hepatic vein, relieving portal hypertension by shunting blood to the stomach by passing liver tips can precipitate hepatic encephalopathy due to। अच्छा, अभी इसका टिप्स का वैसे तो हमारे पास ज़रूरी है, जो हम इस तरह का कर देते हैं पेशेंट के साथ प्रोसीजर है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये हिपैटिक इनकेफलोपैथी को मज़ीद बढ़ा देता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास अमोनिया की क्लियरेंस जो है वो कम हो जाएगी। अब ये है क्या हमारे पास शंट और किस तरह फ़र्क डालते हैं, तो ये ऊपर हम ज़रा पिक्चर में अब देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो सबसे आसान है, तो टिप्स में क्या होता है हमारे पास, आपने सिंपली जो यहाँ से ब्लड आ रहा था वैन पोर्टल वैन से आपने क्या कर दिया, आपने इसको हिपैटिक वैन में भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ वाले ब्लड को आपने लीवर के अंदर से ही कोई एक कम्युनिकेशन बना के दूसरी साइड पे भेज दिया। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं टिप्स। अच्छा, अब जो दूसरा है हमारे पास, आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बना हुआ है, ये रेड निशान जो है हमारे पास उसकी वजह से। ठीक है, अब क्या होगा, पोर्टल वैन में अगर फ़र्ज़ किया फ़र्क पड़ गया, जो यहाँ से ब्लड ऊपर आ रहा था, अब क्या करेगा, दूसरी साइड पे रोटेट करेगा, तो ये क्या कर रहा था, नॉर्मली यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर एसोफेगस की जो वेन्स हैं उनमें चला जाएगा हमारे पास, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एसोफेजल वेरिसिस। इसके अलावा अगर जो दूसरा पार्ट है, अगर आप देखें, पोर्टल वैन जो हमारे पास कनेक्टेड है, एक तो इसके साथ है, दूसरी इसके साथ है, तो अगर यहाँ से हमारे पास कोई डिफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से जो अम्बिलिकस के इर्द गिर्द जो हैं वेन्स हैं, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, हमारे पास कैप्यूट मेडुसी आपको देखने को मिलेंगे, या पैराम्बलाइकल जो वेन्स की डायलिटेशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा रेक्टम की हमने यहाँ पे बात की है, तो आप नॉर्मली जो ब्लड फ्लो था वो इस साइड पे था, लेकिन अब नॉर्मली अब हमारे पास ब्लड फ्लो जो है यहाँ से जब डिफेक्ट आएगा, तो ये नीचे की तरफ आता जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे जब हमारे पास डायलिटेशन आपको देखने को मिलेगी, तो रेक्टम में आपको डायलेटेड वेन्स देखने को मिलेंगी। इसमें अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास नास्टोमोसिस कितनी जगहों पे है, 4 जगहों पे है। ठीक है, क्लिनिकल साइन में आपको किस तरह पता चलेगा, तो ये चीज़ आप देख लें, कौन कौन सी वेन्स इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो चीज़ मुश्किल है याद रखना, वही चीज़ इम्पोर्टेंट है। हमने ऊपर बात की थी कि हमारे पास फोर गार्ड, मिड गार्ड और हाइंड गार्ड है। हाइंड गार्ड कहाँ तक थी हमारे पास, तो डिस्टल 1/3 ऑफ कोलोन से लेके तो अबव पेक्टिनेट लाइन। अब पेक्टिनेट लाइन हमारे पास जो है, जिसको हम डेंटेट लाइन भी कहते हैं, ये कौन सा पोर्शन है, वो जगह जहाँ पे एंडोडर्म मिलती है एक्टोडर्म के साथ। ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं पेक्टिनेट लाइन। तो ये हमारे पास जो है एरिया, इसको हम बोल रहे हैं, ये है पेक्टिनेट लाइन। ठीक है, ये अब इससे ऊपर अगर फ़र्ज़ किया कोई मसला आता है, अगर या हेमरॉइड्स आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल हेमरॉइड्स। अगर इससे नीचे अगर आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास पेनफुल कौन से हैं, कौन से पेनफुल नहीं है, किस वजह से पेनफुल है, किस वजह से पेनफुल नहीं है, तो ये सारा कुछ हम ज़रा आगे चल के देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इंटरनल हेमरॉइड्स। तो इसमें अगर आपको अब नॉर्मल डिस्टेंशन होगी एनल के वीनस प्लेक्सिस की, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल हेमरॉइड्स। ठीक है, एनस को जो वेन सप्लाई कर रही है, अगर उसकी डायलिटेशन देखने को मिलेगी, तो उसे हम इंटरनल हेमरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है हमारे पास, ओल्ड एज है और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ कोई भी पेशेंट आएगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये रिसीव करती है विज़रल इनर्वेशन, और इस वजह से हमारे पास ये पेनफुल नहीं है।
तो इंटरनल हेमरॉइड्स जो हैं वो पेनफुल नहीं है। इसके अलावा एक्सटर्नल हेमरॉइड्स की बात करेंगे तो ये क्या है, रिसीव सोमैटिक इनर्वेशन, इसकी वजह से हमारे पास ये क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं। लेकिन कब पेनफुल होते हैं, जब इनके बीच में ये थ्रोम्बोज्ड हो जाए या थ्रोम्बोसिस हो जाए, ठीक है। अगर नहीं होता तो ये पेनफुल नहीं होते, ठीक है। अब फिशर क्या है, एनल फिशर, तो टीयर इन एनोडर्म बिटवीन पेक्टिनेट लाइन, तो अगर फ़र्ज़ किया इनके बीच में हमारे पास ये टीयर लग गया, ठीक है, या कट लग गया, तो इसको हम बोल रहे हैं एनल फिशर। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जब भी वो पेशेंट फ़र्ज़ किया बात में जाएगा, जब वो ज़ोर लगाएगा तो उसको दर्द मिलेगा। इसके अलावा जो ब्लड देखने को मिलेगा आपको टॉयलेट पेपर के साथ या उसकी स्टूल के ऊपर, और लोकेटेड इन द पोस्टीरियर मिड लाइन बिटवीन दिस एरिया इज पुअरली परफ्यूज एसोसिएटेड लो फाइबर। अब ये किस मतलब पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा, तो एक तो कॉन्स्टिपेशन है, और दूसरा वो लोग जो कि कम फाइबर का इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में, ठीक है। अब दूसरी है हमारे पास नर्व सप्लाई, जो इंटरनल जो हम बात कर रहे थे, इंटरनल हेमरॉइड्स की या पेक्टिनाइट लाइन से ऊपर की हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो है वो विजरल इनर्वेशन होगी, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस T12 से L3 तक। इसके अलावा आर्टरीज कौन सी हैं, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि ब्रांच है इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और वेन्स क्या हैं, सुपीरियर रेक्टल वेन जो कि है इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है, और स्प्लिनिक वैन आ गई, और वो उसका पार्ट है हमारे पास पोर्टल वैन का। लिम्फेटिक है, ड्रेन टू इंटरनल इलियक लिम्फ नोड है। इसके अलावा हमारे पास मोस्ट कॉमन जो कैंसर आपको देखने को मिलेगा ऊपर वाले पोर्शन का, तो वो एडिनो कार्सिनोमा है। नीचे वाले का अगर आप कहते हैं तो वह स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एनल फिशर आपको देखने को मिलेंगे इस पोर्शन में। और सोमैटिक इनर्वेशन इसकी है हमारे पास S2 से S4 तक। इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि ब्रांच है इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी की, वो से सप्लाई करेगी। इसके अलावा इन्फीरियर रेक्टल वेन जो कि ब्रांच है इंटरनल प्यूडेंटल नर्व वेन की, और वो है मज़ीद हमारे पास इंटरनल इलियक वेन की जो कि कॉमन इलियक, और फिर आगे इन्फीरियर वेना केवा तक पहुंच जाते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा जो लिम्फ नोड की ड्रेनेज है तो वो ड्रेन करते हैं सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड की। तो ये दोनों में से कोई एक ना एक एमसीक्यू ज़रूर आएगा जो लिम्फेटिक्स की हम बात करते हैं। तो ऊपर वाला इंटरनल इलियक और नीचे वाला सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड। अब लीवर टिश्यू आर्किटेक्चर आ गया हमारे पास। तो लीवर का जो सबसे पहले सेल है तो वो हमारे पास हेक्सागोनल शेप होगा। हेक्सागोनल शेप कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, पोर्टल ट्राइड आपको देखने को मिलेगा। पोर्टल ट्राइड क्या चीज़ है, हम ज़रा ड्रा करते हैं 1 2 3, इस तरह 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास जो है पोर्टल ट्राइड आपको देखने का मिलेगा। तो 6 हमारे पास कॉर्नर है, तो 6 ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कौन सा है, हेक्सागोनली रैम्ड लोब्यूल्स हैं। तो लीवर का जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल, ठीक है। सराउंडिंग बाय सेंट्रल वैन विद पोर्टल ट्राइड्स ऑन द एजिस, कंसिस्ट ऑफ। अब इसके बीच में हमारे पास क्या होगी, पोर्टल वैन है और सराउंड करता है सेंट्रल वैन विद पोर्टल ट्राइड्स ऑन द एजिस, कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, अब जो हमारे पास ये हमने 3 डॉट्स बनाए हैं, अब ये क्या क्या है, तो ये कंसिस्ट करते हैं पोर्टल वैन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट, और लिम्फेटिक्स भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एपिकल सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स फेसिस बाइल कैनिक्यूलाई। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे दी हुई है कि हमारे पास ये हेक्सागोनल शेप जो है सेल है लीवर का, ठीक है। बीच में हमारे पास सेंट्रल वेन है जो आपको देखने को मिलेगी, और ये 3 है इसमें, ठीक है। फिर फर्दर इसको जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, जोन 1 यहाँ तक, जोन 2, फिर ये जोन 3, ठीक है। अब इन 3 में ये हमारे पास क्या है, रेड वाला है हमारे पास हिपैटिक आर्टरी है, ब्लू है हमारे पास पोर्टल वैन की ब्रांच है, और थर्ड है हमारे पास बाइल डक्ट्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाला जो बाइल डक्ट्यूल है ये लादा है, और ये हमारे पास जो है 3 चीज़ें आपस में इस तरह की, 2 चीज़ें बल्कि इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो बाइल डक्ट्यूल जो है लादा है, और हमारे पास हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वैन जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है।
और इसके हमारे पास जो है हम लीवर के जो माक्रोफेज है उसे हम कफर सेल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेलेट सेल है, और बीच में हमारे पास स्पेस ऑफ डीसी आपको देखने को मिलेगी। स्पेस ऑफ डीसी क्या है हमारे पास, तो ये बीच का जो ल्यूमन का हिस्सा है, ठीक है, और हमारे पास ये लीवर का सेल है, ठीक है, जिसे हम लोब्यूल बोल रहे हैं। तो इसके बीच में जो स्पेस होगी उसे हम बोलते हैं स्पेस ऑफ डीसी। तो यही लिखा हुआ है कि एपिकल सरफेस ऑफ हेपेटोसाइट फेसिस बाइल कैनालिकुलाए बेसोलैटरल सरफेस फेसिस साइनोसाइट। अतः कफर सेल्स क्या हैं जी, स्पेशलाइज्ड माक्रोफेजिस हैं लीवर के अंदर, लोकेटेड इन साइनोसाइड्स। और ये इनका काम क्या है, बैक्टीरिया को क्लियर करते हैं, एंड डैमेज्ड और सिनेसेंट आरबीसीज जो हैं उनको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो कफर सेल्स किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड इन साइनोसाइड्स में। तो कोई पूछे कि साइनोसाइड्स में क्या है, तो हमारे पास कफर सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हिपैटिक स्टेलेट सेल्स इन स्पेस ऑफ डीसी स्टोर। अच्छा, अब हिपैटिक स्टेलेट सेल्स जो हैं हमारे पास किस जगह पे प्रेजेंट है, स्पेस ऑफ डीसी, जो कि काम क्या करते हैं, तो विटामिन ए को स्टोर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स व्हेन एक्टिवेटेड, रिस्पॉन्सिबल फॉर हिपैटिक फाइब्रोसिस। फ़र्ज़ किया किसी भी वजह से या किसी भी इंजरी से हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास जब एक्टिवेशन होगी तो क्या होगा, हिपैटिक फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सारा कुछ है। तो ड्यूल ब्लड सप्लाई टू लीवर, एक है पोर्टल वैन सप्लाई करती है 80%, और दूसरी है हिपैटिक आर्टरी जो कि 20% है। जोन 1 है जिसको हम बोलते हैं जी पेरी पोर्टल जोन। ये क्या है, सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होगा वो पहले नंबर पे होगा वायरल हेपेटाइटिस में, बेस्ट ऑक्सीजनेटेड, मोर रेजिस्टेंट टू सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज, इंजेस्टेड टॉक्सिन्स, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई टॉक्सिन वगैरह आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोकेन यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले इफेक्ट किसे करेगी, जोन 1 को। जोन 2 है हमारे पास येलो फीवर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। जोन 3 है तो अफेक्टेड फर्स्ट बाय स्कीमिया, ये भी जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास वाटर शेड एरिया, तो ये भी एक किस्म का वाटर शेड एरिया है। तो स्कीमिया में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होता है यही हिस्सा होता है, कंजेस्टिव पैटोपैथी, हाई कंसनट्रेशन ऑफ साइटो, इसमें हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ P450 हाई होती है, मोस्ट सेंसिटिव टू मेटाबॉलिक टॉक्सिन, एग्जांपल एथेनॉल, CCl4, रिफाम्पिन, एसिटामिनोफेन। और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस पार्ट 3 को इन्वॉल्व करेगा, वायरल पार्ट 1 को, और येलो फीवर पार्ट 2 को। अब ये क्या है, किस वजह से अफेक्ट करते हैं इस हिस्से को, तो वो सारा कुछ पैथोलॉजी में हम आगे चल के पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप इसी तरह मान के उसके ऊपर एतबार करके आगे चलते जाए। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखें कि हमारे पास जो है बाइल फ्लो जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ब्लड फ्लो जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा नीचे से, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप देख लें, ये वाला जो हमारे पास सलादा सा पोर्शन है, और ये चीज़ें हमारे पास जो आपस में ये जुड़ी हुई हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ से ब्लॉकेज होगी, फ़र्ज़ किया किसी भी वजह से, तो जो हमारे पास बाइल फ्लो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर बाइल फ्लो यहाँ पे ब्लॉकेज होगी तो हमारे पास आर्टरीज़ और वेन पे फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे बीमारियों को, तो उसमें ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ गई है बिलरी स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि बाइल फॉर्मेशन किस जगह पे होती है, तो लीवर बाइल को बनाता है और गाल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हमारे पास ये ऊपर लीवर का पोर्शन है, फ़र्ज़ किया ये लीवर है। अब लीवर में से हमारे पास राइट हिपैटिक डक्ट आती है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आती है, जिस जगह पे मिलती है कॉमन हिपैटिक डक्ट है। ऊपर से इसी तरह गाल ब्लैडर है जहाँ पे बाइल स्टोर है। यहाँ से हमारे पास सिस्टिक डक्ट है ऊपर से, और सिस्टिक डक्ट जहाँ पे हमारे पास कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट करते करते नीचे आती है, यहाँ पे हमारे पास पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में देखेंगे आप हमारे पास जो है पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो जब इसके साथ मिलेगी तो जिस जगह पे जाके ये सारा कुछ खुलेगा तो उसे हम बोल रहे हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर, या उस ख़ास स्पेस का नाम है हमारे पास स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। और ये किस जगह पे है, तो ये जीआईटी में हमारे पास ड्यूडनम का पोर्शन है, वहाँ पे जाके खुलती है। और ये जिस जगह पे खुलती है वो फोर गट है, और उससे आगे का पोर्शन हमारे पास मिड गट में आता है, ठीक है।
ये सारा कुछ अपने जहन में रखें, फिर आगे हम चलेंगे तो मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोलेंजियोग्राफी शोज फिलिंग डिफेक्ट इन गॉल ब्लैडर एंड कॉमन बाइल डक्ट। अच्छा, कॉमन बाइल डक्ट एंड प्यूला वाटर कैन। अच्छा, फ़र्ज़ किया अब ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, ये एनाटॉमी क्यों ज़रूरी है। फ़र्ज़ किया अगर लीवर का मसला आता है, फ़र्ज़ किया ठीक है, लीवर बाइल नहीं बनाता तो बाइल नीचे नहीं आएगी, ठीक है। या यहाँ पे आप इनमें से एक किसी को ब्लॉक करेंगे तो दूसरी से बाइल हमारे पास नीचे आ जाएगी, ठीक है। दोनों को ब्लॉक करेंगे बाइल नीचे नहीं आएगी। गाल ब्लैडर को ब्लॉक करेंगे तो उसकी वजह से बाइल हमारे पास नीचे नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप कॉमन बाइल डक्ट से किसी चीज़ को यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ तो बाइल ऊपर से नहीं आएगी, सिर्फ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है या पेनक्रियाटिक सिक्रीशन जो है हमारे पास नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको भी फ़र्ज़ किए यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, आपको ना बाइल नीचे आएगी, ना हमारे पास पेनक्रियाटिक सिक्रीशन, ना पेनक्रियाटिक एंजाइम किसी किस्म का जो ड्यूोडेनम के ऊपर आएगा, ठीक है। तो बहुत सी बीमारियां जो हम पढ़ेंगे फ़र्ज़ किया जिसमें बाइल यहाँ से ख़त्म कर दिया हमने या पेनक्रियाटिक सिक्रीशन यहाँ से ख़त्म कर दी, तो उसकी वजह से हमारे पास इफेक्ट क्या पड़ेगा अब्जॉर्प्शन में, कौन कौन सी चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो सारा कुछ हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो कहता है कि गाल स्टोन्स दैट रीच द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक। अगर फ़र्ज़ के एग्जांपल के तौर पे कोई इतना बड़ा गाल स्टोन है जिसने आके यहाँ पे हमने टोटल ब्लॉक कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों ब्लॉक हो जाएंगी, और काज उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, स्टेसिस आपको देखने को मिलेगा बाइल का। अब स्टेसिस क्यों होगा, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे स्टोन रख देता हूँ तो बाइल यहीं पे रहेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मली वो क्या कर रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था जब सीसी के हम इंजाइम फ़र्ज़ किया उसके इन्फ्लुएंस से, ठीक है। अब अगर वो वहाँ पे रुका रहेगा एक ही जगह पे तो उसमें जो हमारे पास गाल स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कह रहे हैं कोलेंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल ब्लैडर, पेनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब ट्यूमर डेट अराइजेज इन हेड ऑफ पेनक्रियास यूजली डक्टल एडिनोकार्सिनोमा कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। अब फ़र्ज़ किया अगर ट्यूमर है हमारे पास पेनक्रियास का तो यूजुअली हमारे पास कौन से पोर्शन को इन्वॉल्व करता है, तो हेड के पोर्शन को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। लोग ये चीज़ कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है हेड इस साइड पे है और टेल इस साइड पे है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास हेड इस साइड पे है और टेल दूसरी साइड पे है, इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना। फ़र्ज़ किया यहाँ पे ट्यूमर है, ये रेड रेड फ़र्ज़ किया मैं ट्यूमर बना देता हूँ, अगर इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो एट द एंड हमारे पास क्या करता है, ऊपर से जो चीज़ आ रही थी या पेनक्रियाटिक स्क्रीशन जो आ रही थी दोनों को ब्लॉक कर देता है। तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, कोलेंजाइटिस, और इस साइड से आपको पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिलेगा। अब्जॉर्प्शन में आप फैट्स सोलूबल विटामिन की आपको क्या कहते हैं डेफिशिएंसी होगी, स्टेटोरिया आपको देखने को मिलेगा। वो आगे हम चलेंगे तो मज़ीद पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहता है ट्यूमर डेट राइज इन हेड ऑफ पेनक्रियास इन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट इन लार्ज नॉन टेंडर गार्ड ब्लैडर विद जॉन्डिस। अब जाहिर बात है अगर तो जो हमारे पास बाइल है वो नीचे की तरफ नहीं आ रही तो क्या करेगा, उसका लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा और ऑटोमेटिकली वो स्लिप करके हमारे पास ब्लड में आ जाएगी। जब ब्लड में आएगी तो बिलीव जो हमारे पास बाइल ब्लड में अगर इंक्रीज हो गया है तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, जो जो मसाइल देखने को मिलेंगे वो मज़ीद आगे चल के हम देखते हैं। खैर इसमें आपने देखना है कि नॉन टेंडर गाल ब्लेडर जो होगा उसकी इन्लार्जमेंट होगी और जॉन्डिस होगा, तो इस चीज़ को हम बोल रहे हैं कोर्वोजियर साइन। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है फेमरल रीजन। इसके अंदर आपने एक ट्राइंगल याद रखनी है और एक शीट याद रखनी है। तो यूजली वो पूछ लेते हैं विच इज़ द पार्ट ऑफ फेमरल शीथ, विच इज़ द पार्ट ऑफ फेमरल ट्रायंगल। तो फेमरल ट्रायंगल में हमारे पास आपको फेमरल नर्व, आर्टरी और वैन देखने को मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने ये फेमरल ट्रायंगल बनाई हुई है, ठीक है। इसमें आप देखें ये हमारे पास फेमरल नर्व ये आ गई आपके पास, फेमरल वेन ये आ गई और आर्टरी ये आ गई, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोल रहे हैं फेमरल ट्रायंगल। और फेमरल शीथ को हम बोल रहे हैं कि फेशियल ट्यूब 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो इन ग्वाइनल लिगामेंट contain femoral vein, artery and canal but not femoral। अब
फेमरल ट्रायंगल और फेमरल शीथ में हमारे पास फ़र्क क्या, कि हमारे पास फेमरल शीथ है, उसके अंदर आप जो है फेमोरल नर्व जो है उसको इन्वॉल्व नहीं करते, जो कि हमने ऊपर इन्वॉल्व की थी, ठीक है। इसमें आप क्या आर्टरी, वैन और कैनाल को इंक्लूड करते हैं। तो तीन चीज़ें ऊपर थी और तीन ही चीज़ें नीचे हैं। फ़र्क किसमें था, हमारे पास सिर्फ नर्व का, ठीक है। तो फेमरल शीथ में हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है, देखेंगे आप, एक ये वाला मसल है, दूसरा ये मसल है और तीसरा ये मसल है, इसके बीच में ये स्पेस है, ये ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोल रहे हैं ट्रायंगल शेप। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे पास जो फेमरल शीथ है वो इनग्वाइनल जो हमारे पास लिगामेंट है उससे 3 to 4 सेंटीमीटर नीचे होगी, ठीक है। तो फेशियल ट्यूब 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो इनग्वाइनल लिगामेंट कंटेन हमारे पास जो भी है फलाना ढमकाना आर्टरी, वेन और कैनाल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है इनग्वाइनल कैनाल। जैसा कि आप सबको पता है हमारे पास टेस्टिस जो है वो अब्डोमेन में बनते हैं, उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जो जिस ट्रैक को फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं इनग्वाइनल कैनाल, ठीक है। फ़र्ज़ किया टेस्टिस ऊपर थे, ऊपर से नीचे आए और वो वाली कैनाल नॉर्मली हमारे पास क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अब अगर किसी वजह से वो कैनाल हमारे पास उसी तरह रहती है और ख़त्म नहीं होती, तो उसमें हमारे पास क्या डिफ़ेक्ट हो सकता है। तो अपने साथ जो एब्डोमेन की जो हमारे पास लेयर है, जो पेरिटोनियम जिसे हम बोलते हैं, तो उसको वो ऊपर से ला के नीचे तक ला सकती है, ठीक है। तो एक ये डिफेक्ट हो सकता है, या तो हमारे पास इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकती है, तो दूसरा डिफेक्ट ये हो सकता है। तो खैर यहाँ पे हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो एक रिंग होता है जिसे हम बोलते हैं डीप इनग्वाइनल रिंग, और दूसरा जो है हमारे पास रिंग है सुपरफिशियल। एक डीप रिंग है, एक सुपरफिशियल रिंग है। एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट और एक है जिसे हम बोलते हैं इनग्वाइनल कैनाल, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ऊपर से लेके नीचे तक की तरफ जो आ रहा है इसे हम बोल रहे हैं इनग्वाइनल कैनाल। अब इसको हमारे पास लेयर कौन कौन सी हैं, तो वो सारा कुछ आप देख लें। तो इसके लिए हमारे पास निमोनिक है, आइस टाई, ई फॉर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमेस्टेरिक मसल एंड फेशिया। इसके अलावा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ये सारा कुछ हमारे पास स्पर्मेटिक कोर लेयर बनाता है। खैर ये हम सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बाकी अगर आपको किसी किस्म की इसमें कोई गलती नज़र आती है तो काइंडली दूसरों की इस्लाह करने के लिए और मेरी इस्लाह करने के लिए नीचे आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ लिख सकते हैं। बाकी अगर किसी किस्म का आपको कोई सवाल पूछना है तो तब भी आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब दूँ जल्द से जल्द। बाकी जो है ये बुक आप देख लें कि बहुत ज़्यादा मैंने अवर किस्म की वो वीडियो नहीं बनाई कि एक एक जो पेज है उस पर आधा आधा घंटा लगा के कोशिश करूँ। बाकी जो कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने के थे, अगर वही आप लेके समझें और उनको आगे फ़र्ज़ किया रट्टा मारते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत आप उस पर टाइम वेस्ट करें, ठीक है। जैसे कि पोर्टोसिस्टेमिक नास्टोमोसिस है, सिंपली चार हैं, कौन कौन सी है, नाम है, क्या क्या उसमें मसला होता है, आप इस तरह याद कर लें तो बेहतर है बनिस्बत आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरी उसकी स्टोरी आपको पता हो, तो वो थोड़ा लंबा काम है, ठीक है। बाकी कोशिश करें जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको 3 4 बार रिपीट करें, रिवाइज करें, ताकि वो आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा रहे। एट द एंड जो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये मैटर नहीं करता आपने पढ़ा कितना है, बल्कि ये मैटर करता है आपने कि आता कितना है, और आप उसको कोरिलेट इस तरह कर सकते हैं उस एमसीक्यूज़ के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।